पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड ट्रूथ और डेयर हार गई और पनिशमेंट के तौर पर उसे अपनी लाइफ के सबसे बड़े रिग्रेट को कॉल करना था। उसने कॉल पर पूछा, अगर मैं अभी डिवोर्स ले लूं तो क्या तुम मुझे एक घर दोगे? जवाब आया, हाँ। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि मैं गुस्से से पागल होकर टेबल पलट दूंगा, लेकिन इसके बजाय मैंने शांति से अपनी रिंग फिंगर से अंगूठी निकाल दी। मैंने कहा, हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं उसके लिए रास्ता साफ कर देता हूँ। इतना कहकर अपनी गर्लफ्रेंड के कुछ भी बोलने से पहले ही मैं मुड़ा और वहां से चला गया। रास्ते में मैंने जिंदगी में अपने मॉम डैड को कॉल किया और कहा, मॉम डैड, मैं घर वापस आकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, बहुत बढ़िया शाओ फैन, आखिरकार तुमने सही फैसला ले ही लिया। तुम जैंग ग्रुप के इकलौते एयर हो। अगर तुमने इतने सालों तक बाहर रहकर एक्सपीरियंस लेने की जिद ना की होती तो तुम्हारी शादी कब की हो चुकी होती और तुम फैमिली बिजनेस संभाल रहे होते। मैंने और तुम्हारे डैड ने पहले ही तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ ली है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार था। उनकी खुशी भरी आवाज सुनकर मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ और मेरी आवाज अपने आप ही सॉफ्ट हो गई। मैंने कहा, आप लोग जैसा ठीक समझे मैं वैसा ही करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, वेडिंग 19 जनवरी को फिक्स कर देते हैं, कैसा रहेगा? तुम वापस कब आ रहे हो? क्या तुम अपनी फियांसे से पहले मिलना चाहोगे? मैं जल्द ही तुम दोनों की मीटिंग अरेंज करवा देती हूँ। मॉम का इस तरह बिना रुके एक्साइटमेंट में लगातार बोलना सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किससे शादी कर रहा हूँ और ना ही मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट था। इसलिए मैंने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मैं बस जल्दी जैंग फैमिली में वापस आकर आपका काम हल्का करना चाहता हूँ। शादी तो बस एक बहाना है, मुझे उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बस वेडिंग की तैयारी करो, मैं वेडिंग से ठीक एक दिन पहले आ जाऊंगा। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि तभी बेडरूम का दरवाजा बाहर से खुला। आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाई निंगबिंग माथे पर सिलवटें लिए अंदर आ रही थी। वेडिंग? कैसी वेडिंग? बाई निंगबिंग के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर मैंने शांति से कॉल कट कर दिया और एक बहाना बना दिया, मेरे एक दोस्त की शादी है और उसने मुझे बेस्ट मैन बनने के लिए कहा है। ये सुनकर बाई निंगबिंग के चेहरे के भाव थोड़े नॉर्मल हो गए और उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। मैंने अपना फोन टेबल पर रखा और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद शावर चलने की आवाज के साथ ही टेबल पर रखे मेरे फोन की घंटी बजने लगी। लगातार बज रही नोटिफिकेशन साउंड सुनकर मैं थोड़ा हिचकिचाया। जैसे ही मैंने स्क्रीन ऑन की, शेन हाउ यू नाम के कॉन्टैक्ट से एक मैसेज पॉपअप हुआ। उसमें लिखा था, क्या तुम्हें वो पुरानी बात याद है? कहीं तुम सच में जैंग फैन से शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? ये सेंटेंस देखकर मेरे सीने में दर्द सा उठा। मेरे हाथ पल भर के लिए रुक गए और मैंने धीरे से ऊपर स्क्रॉल किया। तब मुझे बाई निंगबिंग का वो मैसेज दिखा जो उसने 10 मिनट पहले भेजा था। शेन हाउ यू, 33 दिन बाद तुम्हारा 28वां बर्थडे है। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? मैंने फोन वापस वहीं रख दिया और सोफा पर टिककर बैठ गया। मेरे दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। 18 साल की उम्र में जब मेरी बुआ शादी करने विदेश से वापस आई तो मैं भी उनके साथ आ गया और यून यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने और अपनी सेफ्टी के लिए मैंने कभी किसी को अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताई। अपने फाइनल ईयर की फ्रेशर्स पार्टी में मैंने अपने रूममेट की मदद करने के लिए स्टेज पर जाकर एक गाना प्ले किया। जैसे ही मैं अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर स्टेज से नीचे उतरा, मेरी नजर बाई निंगबिंग पर पड़ी। वो एक वाइट ड्रेस पहने, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे पूछा, क्या हम कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? मैं हमेशा से अच्छी शक्ल वालों पर फिदा हो जाता था, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसके बाद हम हर रोज बात करने, हम अक्सर यहाँ वहाँ टकरा जाते थे। हमारे मिलने के तीसरे महीने बाई निंगबिंग ने खुद मुझे प्रपोज की। वो मेरा पहला प्यार था, लव एट फर्स्ट साइट। मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं था और इस तरह हम एक साथ हो गए। 21 साल की उम्र से लेकर 28 साल की उम्र तक हम साथ रहे। इन 7 सालों में मेरी फैमिली हमेशा मुझे वापस आकर अरेंज मैरिज करने के लिए फोर्स करती। कई बार उन्हें मना करने के बाद मैंने बाई निंगबिंग के मन की बात जानने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं शादी का टॉपिक छेड़ता वो ऐसे बिहेव करती जैसे उसे सांप सूंघ गया हो और वो तुरंत बात पलट देती। शुरू में मुझे लगा कि शायद वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, लेकिन जब ऐसा कई बार हुआ तो मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। और फिर 15 दिन पहले एक पार्टी में शराब पीने के बाद दोस्तों की बातचीत से मुझे असली सच पता चला। दरअसल बाई निंगबिंग के दिल में हमेशा से उसका चाइल्डहुड फ्रेंड शेन हाउ यू बसा था, लेकिन अफसोस प्यार सिर्फ एक तरफा था। शेन हाउ यू उसे सिर्फ एक दोस्त मानता था और बाई निंगबिंग ने मुझे इसलिए अप्रोच किया था क्योंकि हमारी पहली मुलाकात वाली रात शेन हाउ यू किसी और के साथ था और स्टेज पर इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए मैं कुछ उसके प्यार की तरह लग रहा था। अपने दिल के दर्द को कम करने और शेन हाउ यू को जलाने के लिए उसने मुझे चुना था। उसके बाद के सालों में शेन हाउ यू ने दर्जनों लड़कियों को डेट। जब भी बाई निंगबिंग को उसके ब्रेकअप की खबर मिलती वो उसके पास वापस जाने का सोचती, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती शेन हाउ यू को कोई नया टारगेट मिल जाता और उसका दर्द और बढ़ जाता। इसी तरह से गोल गोल घूमते हुए 7 साल बीत गए। हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था और बाई निंगबिंग ने भी कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो बस शेन हाउ यू के वापस आने का इंतजार कर रही थी। वो उस मजाक का इंतजार कर रही थी जो शेन हाउ यू ने सालों पहले नशे में कहा था कि बिंगबिंग, जब मैं 28 साल का हो जाऊंगा और अगर तब तक हम दोनों की शादी नहीं हुई होगी तो क्यों ना हम दोनों एक साथ आ जाएं। इसलिए वो हर साल उससे यही सवाल पूछती थी और आखिरकार इस साल उसे शेन हाउ यू के 28वें बर्थडे का इंतजार करने का मौका मिल ही गया। बाई निंगबिंग
निंगमिंग के फोन में चैट्स देखकर मुझे हंसी आ गई। 33 दिन बाद शेन हाओयू का 28वां बर्थडे था और यही वो दिन था जो मैंने उससे ब्रेकअप करके वापस घर जाकर शादी करने के लिए सिलेक्ट। बाय निंगमिंग को स्टडी रूम में जाते देख मैं भी उठा, लाइट्स ऑफ की और वापस बेड पर लेट गया। पता नहीं कितना टाइम बीत गया, उस अंधेरे कमरे में मुझे हल्की सी कदमों की आवाज सुनाई। एक चमकता हुआ फोन बेड के पास वाले टेबल पर रखा गया और कोई मेरे पीछे आकर लेट गया। फिर से कमरे में एक लंबा सन्नाटा छा गया जो सिर्फ उसके धीरे धीरे सांस लेने की आवाज से टूट रहा था। मैंने वापस अपनी आंखें खोली, अपना हाथ बढ़ाया और बाय निंगमिंग का फोन उठा लिया। मैंने फिर से वही चैट ओपन की। उसमें सिर्फ 4 नए वर्ड्स ऐड हुए थे, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। ये बहुत ही सिंपल से वर्ड्स थे, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता था कि इन्हें टाइप करते वक्त बाय निंगमिंग की हालत कैसी होगी। शायद वो अपने होठ चबा रही होगी, उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी होंगी। उसने बहुत सोच समझकर एक लंबा सा मैसेज टाइप किया होगा, फिर उसे डिलीट कर दिया होगा। वो हर एक वर्ड को बहुत केयरफुली चुन रही होगी। उसे इस बात का डर होगा कि कहीं उसकी फीलिंग्स बहुत आसानी से पता न चल जाए, और ये भी डर होगा कि कहीं उसकी फीलिंग्स को कोई नोटिस ही ना करे। इतनी केयर और इतनी सावधानी वो सिर्फ शेन हाओयू के लिए ही दिखा सकती थी। ये सब सोचते हुए मेरे चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसका पूरा फोकस बस उस 28 साल वाले प्रॉमिस पर था। वो बस इस इंतजार में थी कि शेन हाओयू उससे शादी करने के लिए हाँ कर दे। पूरी रात मैं आंखें बंद किए लेटा रहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। सुबह होने के बाद मुझे अपने पास कुछ हिलने डुलने की आवाज सुनाई। मैंने अपनी आंखें खोली और कहा, आज काम से जल्दी आ जाना। बाय निंगमिंग अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। उसने कंफ्यूजन से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या कोई काम है? कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने धीरे से कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम भूल गई? बिंगबिंग थोड़ी चौंक गई और फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। पिछले 15 दिनों से बिंगबिंग के दिमाग में सिर्फ शेन हाओयू और उसका 28 साल वाला प्रॉमिस ही चल रहा था। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि वो अपना बर्थडे भी भूल चुकी थी। ये याद करके कि कैसे मैंने पिछले 2 महीनों में उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करने में इतनी मेहनत की थी, मुझे अब सब बेकार लग रहा था। मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे। बाय निंगबिंग ने मेरे चेहरे की बदलते एक्सप्रेशंस को नोटिस नहीं किया। उसने बस इतना कहा, इसे सिंपल ही रखना, इसे पहले की तरह ग्रैंड बनाने की जरूरत नहीं है। पिछले सालों में मैंने हमेशा उसे खुश करने के लिए उसकी बर्थडे पार्टी में अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन उसने कभी मेरी एफर्ट्स की कदर नहीं की थी। इसलिए उसकी ये बात सुनकर मेरी आवाज में एक अजीब सी हंसी थी। मैंने कहा, पार्टी की तैयारी हो चुकी है, सबने आने के लिए हाँ भी कर दी है, तो अब इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। इस पार्टी की तैयारी मैंने 3 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में कोई और है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये पार्टी कभी ऑर्गेनाइज नहीं करता। मेरी बात सुनने के बाद बिंगबिंग ने कुछ नहीं कहा। वो अपना फोन लेकर बेडरूम से बाहर चली, लेकिन उसके मुड़ने से ठीक पहले मैंने उसके माथे पर शिकन देख ली। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं सीधा मैनेजर के कैबिन में गया और अपना रेजिग्नेशन दे दिया। जब मैं बाहर आया तो मेरे हाथ में रेजिग्नेशन लेटर देखकर पूरे ऑफिस में हंगामा मच गया। शाओ फैन, क्या तुम जा रहे हो? तुमने अचानक से रिजाइन क्यों कर दिया? क्या तुमने कोई नई कंपनी ढूंढ ली है? तुम इतनी क्लियर कैसे हो? कहीं तुम वापस जाकर अपनी करोड़ों की फैमिली प्रॉपर्टी तो इनहेरिट नहीं करने वाले? सबकी फिक्र देखकर मैंने अपने हाथ का सामान नीचे रखा, धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं शादी करने जा रहा हूँ। मेरे कलीग्स ने समझदारी से सिर हिलाया। मेरा एक करीबी दोस्त चिन हाओ मेरे पास आया और पूछने लगा, फैन, क्या आखिरकार तुम्हारी गर्लफ्रेंड शादी के लिए मान गई? अचानक उसका दिमाग कैसे खुल गया? मेरे पास उसे एक्सप्लेन करने की एनर्जी नहीं, इसलिए मैंने बात पलट दी। मैंने कहा, इन सालों में मेरा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको बाद में डिनर पर लेके चलूंगा। काम के बाद मैंने अपने 4-5 कलीग्स के साथ 2 घंटे तक खाना खाया। जब मैं होटल पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी प्राइवेट रूम के दरवाजे तक गया और दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी अंदर से आती हुई आवाजों ने मुझे रोक लिया। एक ने कहा, बाहर इतनी ठंड है, बिंगबिंग किसे पिक करने गई है? दूसरे ने कहा, और कौन हो सकता है? शेन हाओयू ही होगा। मैं उसके पास ही खड़ा था जब मैंने उसे कहते सुना कि शेन हाओयू आज वापस आ रहा है, और वो तुरंत उसे लेने भाग गई। सच में? तब तो बिंगबिंग बहुत खुश होगी। आज उसका 28वां बर्थडे है और 1 महीने बाद शेन हाओयू भी 28 का हो जाएगा। क्या वो सच में अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए वापस आया है? मैंने सुना है शेन हाओयू फिर से सिंगल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वो सच में उसी के लिए वापस आया है। लेकिन अगर वो दोनों सच में एक साथ आ गए तो जियांग फैन का क्या होगा? हमने उससे इतने सालों तक ये बात छुपाई है। 7 साल हो गए और उसे तो ये भी नहीं पता कि शेन हाओयू कौन है। वो अभी भी बिंगबिंग से पागलों की तरह प्यार करता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? बिंगबिंग तो शेन हाओयू के प्यार में अंधी है। अगर शेन हाओयू ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया तो 100% जियांग फैन को लात पड़ने वाली है। वो अपनी किस्मत को ही दोष दे सकता है। अच्छी बात यह है कि उसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर उनका ब्रेकअप होता भी है तो उसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। हाँ, ये सच है कि उसने इन सालों में हमारे और बिंगबिंग के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हम बिंगबिंग की फ्रेंड्स हैं तो हमें उसी की साइड लेनी पड़ेगी। अगर सच में ब्रेकअप होता है तो हम बिंगबिंग को मुश्किल में नहीं पड़ने देंगे। हम आगे आकर जियांग फैन को कोई गाड़ी या कुछ और दे देंगे ब्रेकअप फी समझकर। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, बिना कोई रिएक्शन दी। शायद मैंने जाने का मन बना लिया था। मैं 15 दिन पहले जितना दुखी नहीं था, बल्कि मुझे तो अब हंसी आ रही थी। बाय निंगबिंग मुझसे ब्रेकअप करने वाली थी और वो भी अपनी फ्रेंड्स के थ्रू मुझे किनारे लगाने का प्लान बना रही थी। आखिर मैं पिछले 7 सालों से ये कैसा रिलेशनशिप निभा रहा था, लेकिन अफसोस इस बार छोड़कर जाने वाला मैं था। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा। ठीक उसी वक्त कुछ वेटर्स ड्रिंक्स की ट्रॉली लेकर वहां आ गए। मैं जल्दी से पीछे हट गया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, अंदर चल रही बातें एकदम से बंद हो गईं। मैं मुस्कुराता हुआ अंदर गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और सबसे हाय हेलो करने लगा। थोड़ी देर बाद बाय निंगबिंग एक अजनबी आदमी के साथ अंदर आई। उस आदमी
का फिगर कुछ कुछ मेरे जैसा ही लग रहा था। मैंने चुपके से बाई निंगबिंग को देखा। वो उसे पूरे रूम में घुमाकर सबसे मिला रही थी और आखिर में मेरे पास आकर उसे इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है शेन हाउ यू। बाई निंगबिंग थोड़ा झिझकी और फिर बोली, और ये मेरा नॉर्मल दोस्त है जियांग फान। ये कहते वक्त बाई निंगबिंग ने पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन जो हुआ वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैंने बस सिर उठाकर उसे एक गहरी नजर से देखा। फिर मैंने अपने कदम पीछे खींचे और उन दोनों से थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। मेरे होठों पर एक बहुत ही नॉर्मल सी स्माइल थी। मैंने कहा, हेलो मिस्टर शीन, मैं बाई निंगबिंग का नॉर्मल दोस्त हूँ। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद रूम में फिर से रौनक आ गई। शेन हाउ यू काफी ओपन नेचर का था और वो किसी से भी बात कर सकता था। वो हाथ में वाइन का गिलास लिए इधर उधर घूम रहा था। उसने बहुत से लोगों को अपने साथ पीने और गेम्स खेलने के लिए बैठा लिया। खेलते खेलते जब वो मजे में था तो उसके हाथों में कार्ड्स होने की वजह से उसे खाने में दिक्कत हो रही थी। उसने किसी को उसे तरबूज के कुछ टुकड़े खिलाने के लिए कहा। बाई निंगबिंग ने बिना कुछ सोचे अपने फॉक से एक टुकड़ा उठाया और उसे खिला दिया। शेन हाउ यू ने भी बिना कुछ सोचे समझे थोड़ा मुड़कर वो खा लिया और फिर उसका गिलास उठाकर आधी वाइन पी गया। मैं कुछ दूरी पर बैठा ये सब देख रहा था कि कैसे बाई निंगबिंग ने उस गिलास को पकड़ा हुआ था और उसे छोड़ नहीं रही थी। वो उसी गिलास से एक के बाद एक पैक पी रही थी और हर बार वो गिलास को ठीक वहीं से होठों से लगाती जहां से अभी अभी शेन हाउ यू ने पिया था। आखिर में वो काफी नशे में हो गई, लेकिन बर्थडे का मेन फंक्शन तो अभी बाकी था। सबने बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू किया और उसे मोमबत्तियां बुझाकर विश मांगने के लिए कहा। शोरगुल से भरा कमरा अचानक शांत हो गया। मैं उठा, खुद केक लेकर आया और उस पर मोमबत्तियां लगा दी। मोमबत्तियों पर 28 का नंबर देखकर बाई निंगबिंग ने अपना सिर सहलाया, जैसे अपना नशा उतारने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में नशा साफ दिख रहा था। उसने पूरे रूम में देखा और फिर अपनी एक उंगली उठाते हुए कहा, इस साल मैं कोई विश नहीं मांगना चाहती, इसके बजाय मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने शेन हाउ यू की तरफ इशारा किया। उसकी वो नशे में धुत लेकिन आग जैसी जलती हुई नजरें सीधा उसी पर टिक गईं। शेन हाउ यू, तुम भी जल्दी ही 28 साल के होने वाले हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी अभी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सवाल सुनते ही आसपास खड़े सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। चारों तरफ से खुद पर टिकती हुई नजरों को देखकर शेन हाउ यू थोड़ा चौंका। उसने जवाब दिया, अभी तो नहीं है। कुछ पल के लिए वहां एकदम शांति छा गई। फिर पता नहीं किसने खुशी से चिल्लाते हुए वाओ कहा और अगले ही पल पूरे कमरे में हंगामा मच गया। नशे में धुत उसकी फ्रेंड्स खड़ी हो गईं और नशे में झूमती बाई निंगबिंग पटक्का देते हुए उसके आसपास नाचने गाने लगी। अपने सामने इस पागलपन को देखकर भी मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मैं बहुत ही शांति से एक ऐसे नॉर्मल दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहा था जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब रात के आखिरी पहर तक चलता रहा और आखिरकार वो बर्थडे पार्टी खत्म हुई। जब सब लोग चले गए तब मैंने बाई निंगबिंग को सहारा देकर कार में बैठी। वो अभी भी अपनी उसी खुशी में डूबी हुई। वो मेरी बाहों में गिर पड़ी और उसने अपने दिल की बहुत सी बातें कह डाली। वो रोती हुई आवाज में बड़बड़ा रही थी, शेन हाउ यू, मत जाओ, मेरे पास रुक जाओ ना। कोई और क्यों, मैं क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा बहुत सालों तक इंतजार किया है। मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करती थी। आगे बैठा ड्राइवर पूरे रास्ते हमारी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। जब हम कार से बाहर निकल रहे थे तो उसने मुझे उस नशे में धुत लड़की को संभालते हुए देखा और वो मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा, सर, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार कर। मैंने ड्राइवर की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल दी और बहुत ही काम टोन में कहा, वो शेन हाउ यू से बहुत प्यार करती, लेकिन मैं शेन हाउ यू नहीं हूँ। रात भर के हैंगओवर के बाद जब बाई निंगबिंग उठी तो उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गई। उसने मुझे पकड़ा और सफाई देने लगी। आफान, कल रात जैसे ही मैं क्लब पहुंची मुझे बहुत शराब पिला दी। मैंने शायद नशे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें कह दी होंगी। वो सब मैंने नशे में कहा था। तुम उन बातों को दिल पर मत लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे कल रात की बातें याद होंगी और ना ही मुझे ये उम्मीद थी कि वो इतना घटिया बहाना बनाएगी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही कामली उसकी इस एक्टिंग में उसका साथ दिया। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है। पता नहीं क्यों मेरे इस शांत चेहरे को देखकर और कल रात शेन हाउ यू से मेरे इंट्रोडक्शन के रिएक्शन को याद करके बाई निंगबिंग को अचानक घबराहट होने लगी। वो जितना इसके बारे में सोचती उसे लगता कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए कहा, कल रात मैं सबके साथ शराब पीने में इतना बिजी हो गई कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दी। जियांग फान, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आज काम के बाद हम डेट पर चले? मैंने कहा, नाराजगी कैसी? मुझे दोपहर में कुछ काम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे इतनी जल्दी मना करते देखकर बाई निंगबिंग और जिद करने लगी। वो किसी भी तरह इस चीज की भरपाई करना चाहती। मैं उसे मना नहीं कर पाया, इसलिए मुझे हाँ कहनी पड़ी। शाम को जब मैं कपड़े बदलकर बाहर निकलने ही वाला था तभी अचानक किन हाउ का मैसेज आ गया, आफान, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने रेजिग्नेशन के बारे में नहीं बताया क्या? वो अभी तुम्हें ढूंढते हुए आई थी और बहुत गुस्से में लग रही। मैंने अभी मैसेज पूरा पढ़ा भी नहीं था कि बाई निंगबिंग का कॉल आ गया। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर मेरी आंखों में एक सीरियसनेस आ गई। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कॉल उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ से बाई निंगबिंग की गुस्से से भरी आवाज आई, तुम्हारे कोलीग्स ने मुझे बताया कि तुमने रिजाइन कर दिया है क्योंकि तुम शादी करने वाले हो। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या बहाना बनाऊं, तभी बिंग बिंग चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तब मुझे समझ आया कि बाई निंगबिंग को लग रहा था कि मैं उसे शादी के लिए फोर्स करने की कोशिश कर रहा हूं, तभी वो इतना भड़की हुई थी। मैंने उसे प्यार से समझाया, मैंने तो बस अपने कॉलीग से ऐसे ही मजाक किया था, शायद उन्होंने इसे सच मान लिया। मैंने रिजाइन इसलिए किया क्योंकि मैं आजकल थोड़ा थका हुआ फील कर रहा था, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। मेरा ये एक्सप्लेनेशन सुनकर उसकी आवाज वापस नॉर्मल हो गई।
उसने कहा, आगे से ऐसे मजाक मत किया करो। मैंने धीमी आवाज में हाँ कहा। फिर मैंने सुना बाई निंगबिंग पूछ रही थी कि मैं कहाँ हूँ और क्या उसे मेरे पास आना चाहिए। मैं उसे अपना एड्रेस बताने ही वाला था कि तभी मुझे फोन पर किसी के हंसने की बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई। वो आवाज बिल्कुल शैन हायू जैसी थी, जो हाँ मेरे होठों तक आ चुकी थी। वो पल भर में नहीं में बदल गई। उसने भी तुरंत कॉल कट कर दी। स्क्रीन को काला पड़ते देखकर मैं खुद पर हंसने लगा। अगर वो सच में मेरे पास आना चाहती तो इतनी जल्दी फोन क्यों काटती? वो तो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही थी और मैं बेवकूफ इसे सच मान बैठा। मैंने एक टैक्सी ली और उस रेस्टोरेंट पहुंच गया जहां हमारी बात हुई थी। मेरा नाम सुनते ही वेटर मुझे सीधा टॉप फ्लोर पर ले। जैसे ही मैंने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला, पूरी टेबल खाने से भरी हुई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर वेटर ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्लेन किया, मिस बाई ने 10 मिनट पहले कॉल करके खाना ऑर्डर किया था। उन्होंने कहा है कि आप खाना शुरू कर दें, उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो फोन कॉल याद करके मेरे चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ गई। अर्जेंट काम का मतलब पक्का वो शैन हायू के पास गई होगी। सच कहूं तो ये कोई झूठ भी नहीं था। आखिर उसके लिए अपने प्यार के साथ रहना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, चाहे वो कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधा रूम के अंदर चला गया। वेटर ने बहुत प्यार से मेरे लिए कटलेरी सेट की और मुझे हर एक डिश के बारे में बताने लगा। टेबल पर सजे हुए सी फूड को देखकर मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। यूरोप में बिताए उन सालों में मुझे वेस्टर्न खाने की आदत नहीं पड़ी थी, इसलिए मैं अक्सर सी फूड खाता था, जिससे मैं बहुत बोर हो चुका। वापस देश लौटने के बाद भी मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं पड़ी थी। अगर मैं पहले उसके साथ खाना खा रहा होता तो शायद इन डिशेस को देखकर मैं एडजस्ट कर लेता, लेकिन अब मैं खुद को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैंने अपना हाथ हिलाकर वेटर से वो सब वहां से हटाने को कहा। उसने कहा, मिस्टर जियांग, मिस बाई ने पहले ही इस महंगी टेबल का पेमेंट कर दिया है। क्या आप सच में इसे हटाना चाहते हैं? अगर हम सब हटा देते हैं तो हमारा रेस्टोरेंट रिफंड नहीं करेगा। मैंने अपनी भौहें उठाई, अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाला और उसे पकड़ाते हुए कहा, मुझे पता है, पहले इन सबको हटा दो और जो मैं नया ऑर्डर करूं उसका बिल इस कार्ड से काट लेना। तुम फिक्र मत करो, मैं पे कर सकता हूं। मेरा खाना खत्म होने तक बाई निंगबिंग वहां नहीं आई। मुझमें भी उसका इंतजार करने की एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए मैंने बिल पे किया और घर वापस आ गया। मैं अभी आधे रास्ते में ही था कि मेरे फोन पर कुछ मैसेजेस आए। अफान, क्या तुम आज रात घर से बाहर कहीं और रह सकते हो? हायू अचानक वापस आ गया है और उसका पुराना घर अभी साफ नहीं हुआ है, इसलिए वो वहां नहीं रह सकता। वो ठंड से जम गया है और उसके पेट में भी दर्द हो रहा है। उसे देखभाल की जरूरत है, तो क्या मैं उसे एक रात के लिए हमारे घर ला सकती हूँ? एक तरफ उसे शैन हायू की केयर करनी थी और दूसरी तरफ उसे ये डर भी था कि कहीं उसे हमारे बारे में पता न चल जाए। हमारा रिलेशनशिप सच में कितना मजाकिया हो गया था। इस बार मैं बाई निंगबिंग के इस नाटक में उसका साथ देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैंने सीधा उससे पूछा, क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? तो फिर हमें अपना रिलेशनशिप उससे क्यों छिपाना चाहिए और तुम इसे कब तक छिपाना चाहती हो? मैसेज भेजने के बहुत देर बाद उसका रिप्लाई आया। बाई निंगबिंग ने कोई सफाई नहीं दी, बस एक डेट लिखकर भेज दी, 18 जनवरी। अगर ये पहले की बात होती तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसने ये डेट क्यों चुनी है, लेकिन अब मुझे पता था कि 18 तारीख को शैन हायू का बर्थडे है। अगर उस दिन शैन हायू अपना प्रॉमिस पूरा करता है और उसके साथ आ जाता है तो वो बिना कुछ सोचे मुझसे ब्रेकअप कर लेगी, और अगर उस दिन शैन हायू उसे मना कर देता है तो वो वापस आकर मुझसे शादी कर लेगी। वो सवाल पूछने के बहाने उसके दिल की बात जानना चाहती है। अगर वो मना कर दे तो उसे संभालने के लिए मैं उसका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड तो हूं ही। फिर वो कह देगी कि ये सिर्फ एक मजाक था, चाहे उसे आगे बढ़ना हो या पीछे हटना हो, उसके पास हर चीज का परफेक्ट सोल्यूशन था। मुझे तो उसकी इस चालाकी पर दाद देनी चाहिए, लेकिन अफसोस, मैं अब उसकी लाइफ में और बैकअप प्लान बनकर नहीं रहना चाहता था। मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं, सीधा अपना फोन स्विच ऑफ कर दी और कैब वाले को एक होटल का एड्रेस बता दिया। सोने से पहले मैंने थोड़ी शराब पी और अगली दोपहर को ही मेरी आंख, मैं टाइम देखना चाहता था। जैसे ही मैंने फोन ऑन की, उसमें दर्जनों नए मैसेजेस आ गए। इनमें से ज्यादातर बाई निंगबिंग के थे और कुछ उसकी फ्रेंड्स के। उसमें लिखा था, तुम कहाँ हो? तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे, न ही मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे? हमें डराओ मत। बिंग पागलों की तरह पूरी रात तुम्हें ढूंढती रही। इल्जामों से भरे इन मैसेजेस को देखकर मैं हंस पड़ा। क्या फोन स्विच ऑफ करके सो जाना डराना होता है? और वैसे भी उन सबको पता था कि बाई निंगबिंग सबसे ज्यादा प्यार शैन हायू से करती है। क्या उसे सच में मेरी कोई परवाह थी? मैं यही सोच रहा था कि तभी बाई निंगबिंग का कॉल आ गया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा, आफान, हायू बस एक रात रुकने के लिए आया था। क्या तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत है? अगर तुम खुश नहीं थे तो अपना गुस्सा इस तरह तो नहीं निकालना चाहिए था। मुझमें उसे और एक्सप्लेन करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने बहाना बना दी। मैंने कहा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए वो अपने आप स्विच ऑफ हो गया। अगर पहले की बात होती तो बाई निंगबिंग मेरी इस बात पर यकीन कर लेती, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे शक हो गया। उसने पूछा, तो फिर ऐसा क्यों है कि मैं पहले तुमसे हमेशा कांटेक्ट कर पाती थी, सिर्फ कल रात ही तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों था? उसके इस सवाल ने मुझे चौंका दिया और मुझे पुरानी बातें याद आ गई। कुछ साल पहले एक रात बाई निंगबिंग के पेट में बहुत दर्द था। वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से मुझे कॉल लगी। ये सुनकर मैं तुरंत उठा और उसके लिए दवा लेकर गया। पिछले साल जब वो बिजनेस ट्रिप पर विदेश गई थी तो वहाँ 7-8 घंटे का टाइम डिफरेंस। बाई निंगबिंग को यहाँ का टाइम याद नहीं रहा
और उसने रात के 3-4 बजे मुझे एक डॉक्यूमेंट के लिए कॉल कर दी। मैंने अपनी नींद उड़ाई और उठकर कंप्यूटर पर उसके लिए वो डॉक्यूमेंट ढूंढा। 3 महीने पहले ही मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। मैं बस ऑपरेशन थिएटर से बाहर ही आया था और एनेस्थीसिया का असर भी पूरी तरह से नहीं उतरा था। तभी उसका मैसेज आया कि उसे मिल्क टी पीनी है। मैंने एक नर्स से रिक्वेस्ट करके उसके लिए वो भिजवाई। ये सारी छोटी छोटी चीजें इस बात का सबूत थीं कि मैं उससे कितना प्यार करता था। लेकिन अफसोस, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, वो कभी ये सब नहीं देख पाया। ये सब सोचकर मेरी आवाज में एक दर्द भरी मुस्कान आ गई जिसे मैं रोक नहीं पाया। मैंने कहा, मैं बस डरता था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं वहां ना रहूं, लेकिन कल तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। मेरी इस अजीब सी टोन को सुनकर बाई निंगबिंग अंदर ही अंदर चौंक गए। 7 साल के रिलेशनशिप में मैंने हमेशा उसकी बात मानी। हम दोनों में कभी लड़ाई नहीं। बहुत सी चीजें जो वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी, मैंने उनके लिए कभी उसे फोर्स नहीं की। अगर कभी मैं थोड़ा अपसेट भी होता तो थोड़ा सा मनाने पर मान जाता था। डेली लाइफ से लेकर डिनर्स और डेट्स तक मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा था। अगर बाई निंगबिंग अपने दिल से पूछे तो उसे भी मानना पड़ेगा कि मैं एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। मेरे उस पुराने प्यार को याद करके उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। उसने कहा, मुझे समझ आ गया, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान, इसलिए मैं इतना भड़क गई। सॉरी आफान, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आ रही। मैं इस वक्त उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था। मैंने बस इतना कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैं कैब लेकर घर आ गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, नैनी ने मुझे बताया कि बाई निंगबिंग अभी अभी बाहर गई है। मुझे गैस करने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था कि पक्का शेन हाओ यू ने ही उसे बुलाया हो। हवा में अभी भी किसी आदमियों वाले परफ्यूम की महक थी। मैंने उससे नहीं पूछा कि वो कहाँ गई है। मैंने बस नैनी को धीरे से खिड़की खोलने के लिए कह दिया ताकि ताजी हवा आ सके। अगले 15 दिनों तक मैंने बाई निंगबिंग को नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भूल ही गया हूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है। ना कोई कॉल किया, ना किसी मैसेज का रिप्लाई दिया। शेन हायू की सोशल मीडिया पोस्ट से मुझे साफ पता चल रहा था कि वो कहाँ है, लेकिन मैं उससे पूछना नहीं चाहता था कि वो कहाँ जाती है, और ना ही मैं ये जानना चाहता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे लिए तो बस अब हर दिन एक काउंटडाउन की तरह था। मैं उस इंसान पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था जिसे आखिरकार मुझे छोड़ना ही था। न्यू ईयर की रात आसमान से बर्फ गिर रही थी। मेरा मूड अच्छा था, इसलिए मैं पूरी रात कांच की बड़ी खिड़की के सामने बैठकर मूवी देखता रहा। सुबह के वक्त बाहर आतिशबाजी की आवाजें आ रही थी। मैं थोड़ा थक गया था, इसलिए रॉकिंग चेयर पर लेटकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। पूरी रात शांत रहने वाले दरवाजे के बाहर अचानक से कदमों की आवाज आई। मैं चेयर से उठा और मैंने देखा कि बाई निंगबिंग नशे में धुत वापस आई है। वो लड़खड़ाती हुई अंदर आई और अपने हाथ में पकड़े हुए बहुत सारे बैग सोफा पर फेंक दी। फिर उसने मेरे सामने उन्हें एक एक करके खोलना शुरू कर दी। ये वो 2 मफलर्स हैं जो मैंने अभी खरीदे हैं। बाहर इतनी बर्फ गिर रही है। अ फैन, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? अ फैन, ये रोलेक्स वॉच मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे न्यू ईयर गिफ्ट के लिए खरीदी थी। देखो, क्या तुम्हें ये पसंद आई? ये कहते हुए बाई निंगबिंग वो सारे गिफ्ट्स मेरे ऊपर डालने लगी। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने वो मफलर उतार दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफी मांगने लगी। सॉरी, मैं इन दिनों बहुत बिजी थी, मेरे पास तुमसे मिलने आने का टाइम नहीं मिला। क्या तुम मुझसे फिर से नाराज हो? और पिछली बार मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था जियांग फैन। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? आगे से हम सब कुछ ठीक रखेंगे। ये कहते हुए बाई निंगबिंग मेरे और करीब आ गई और मुझे किस करने की कोशिश करने लगी। मैं उसके शरीर से आ रही शराब की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या दौरा पड़ गया है। बहुत मुश्किल से मैंने उसे समझा बुझाकर बेडरूम में भेज। उसके सो जाने के बाद मैंने लिविंग रूम में फैले हुए सारे बैग समेटे और अपना फोन उठाया। मेरी फीड पर एक के बाद एक कपल्स के प्यार भरे पोस्ट्स आ रहे थे, लेकिन मेरी नजर शेन हायो की पोस्ट पर टिक गई। उसने 9 फोटोज का एक ग्रिड पोस्ट किया था। वो सारी फोटोज बर्फबारी के बीच एक लड़की के साथ ली गई थी। उसका कैप्शन भी बहुत मजेदार था, सीजन की पहली बर्फबारी में एक सही और प्यार करने वाले इंसान से मुलाकात। इस पोस्ट को देखकर मेरे मन के सारी डाउट्स क्लियर हो गए। कोई हैरानी की बात नहीं कि बाई निंगबिंग अचानक नशे में धुत वापस आ गई थी और मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रही थी। तो बात ये थी कि जिस इंसान से वो प्यार करती थी उसे एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई थी। हाँ, ये सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे मेरे जैसे पुराने इंसान की याद कैसे आती? मेरी आंखों में एक तंज था। मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी कलाई से घड़ी उतारी और उसे टेबल पर फेंक दी। अगले कुछ दिनों तक बाई निंगबिंग बिल्कुल बदल गई। वो कहीं नहीं गई, बस घर पर मेरे साथ रुकी रही। मेरे पेट में दर्द था तो वो चुपचाप मेरे पास बैठी रही और मेरे लिए दलिया बनाया। जब मैं एक ट्रैवल एड को ध्यान से देख रहा था तो उसने न्यू ईयर के बाद मेरे साथ एक ट्रिप प्लान करना शुरू कर दी। शायद उसका दिल टूट गया था, इसलिए इस बार उसने मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखा। लेकिन अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैं बस चुपचाप बाई निंगबिंग को एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करते हुए देख रहा था। मेरी कुछ बातों के लिए उसे इधर उधर भागते हुए देखकर भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। आखिरी के कुछ दिनों में उसकी ये सारी मेहनत सिर्फ एक कर्ज चुकाने जैसी थी। ऐसा सोचकर मुझे और भी सुकून मिल रहा था। बर्फबारी रुकने के बाद मॉम ने मुझे सूट के कुछ डिजाइन भेजे और पूछा कि मुझे कौन सा पसंद है। मैं फोन पकड़कर एक फोटो को जूम करके देख रहा था और उनकी डिटेल्स पर फोकस कर रहा था। शायद मैं बहुत ज्यादा मग्न था। जब बिंगबिंग चुपचाप मेरे पास आई तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। जब उसने मेरे हाथ से फोन छीन लिया तब मैंने मुड़कर देखा। मैंने देखा कि बिंगबिंग का चेहरा एकदम से उतर गया है। ग्रूम का सूट? तुम ग्रूम का सूट क्यों देख रहे हो? मैंने पलक झपकाए बिना झूठ बोल दिया। क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? मेरे एक दोस्त की जल्दी ही शादी होने वाली है। उसकी वेडिंग ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वो नया सेलेक्ट कर रहा है। उसने मुझसे हेल्प मांगी है। मेरे चेहरे पर कोई अजीब भाव ना देखकर बाई निंगबिंग का शक दूर हो गया। उसने फोन मुझे वापस करते हुए पूछा, मैं भूल गई कि शादी किस दिन है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके सीरियस चेहरे को देखकर मेरे चेहरे पर एक
अजीब सी स्माइल आ गई। 19 जनवरी, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? ये डेट सुनकर बे निंगबिंग कुछ पल के लिए सन्न रह गई। मैं उसे घूरता रहा और बहुत आराम से उसके जवाब का इंतजार करने लगा। काफी देर की खामोशी के बाद उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, तब का तब देखेंगे। मेरे इस सवाल के बाद से बे निंगबिंग फिर से अपने उसी उदास मूड में चली गई थी। वो पूरा दिन ख्यालों में खोई रहती थी, जैसे कोई सपना देख रही हो। वेडिंग का बहाना होने की वजह से मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया। मैं उसके सामने ही अपना सामान पैक करने लगा। ग्रेजुएशन के बाद नदी के किनारे वाले इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए मुझे 6 साल हो गए थे। कमरे में मेरा बहुत सारा सामान था। मैंने सिर्फ वही चीजें पैक की जो मैंने खुद खरीदी थी, बाकी सब यहीं छोड़ दिया। वैसे भी जिंगपई वापस जाने के बाद वो मेरी ही जगह होगी। जो भी चाहिए होगा मैं खरीद लूंगा। ये बची हुई चीजें मैं यहीं छोड़ दूंगा। कभी कभी जब बे निंगबिंग होश में आती थी तो वो मेरा सामान चेक करती थी, लेकिन अंदर का सामान देखकर उसने कभी मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। मैं जानता था कि अब उसका पूरा ध्यान बस इस बात पर था कि शन हायो उसे अपने बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन दे। उसने नोटिस भी नहीं किया कि मैंने चुपके से अपने कितना सारा पर्सनल सामान फेंक दिया है। जब तक वो कपल आइटम्स जो मेरे लिए कभी बहुत कीमती थे अपनी जगह पर रखे थे, उसे शक भी नहीं होगा कि मैं एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आखिर उसकी नजरों में मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। तो वो कैसे सोच सकती थी कि मैं सच में उसे छोड़ने वाला हूँ। सब कुछ पीछे छोड़ने के इस ख्याल ने मेरी पैकिंग बहुत आसान कर दी। 18 जनवरी का दिन, मौसम काफी उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। बे निंगबिंग सुबह जल्दी उठ गई थी और सोफा पर बैठकर बस अपने फोन को देखे जा रही थी। मैं थोड़ा लेट उठा और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मौसम देखकर नैनी ने मुझसे पूछा, मिस्टर जियांग, लग रहा है बारिश होने वाली है, क्या आप एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलेंगे? ये सुनकर बे निंगबिंग ने अपना सिर उठाया और अनजाने में ही पूछ लिया, एयरपोर्ट क्यों जाना है? मैंने उसे बहुत नॉर्मली बताया, मुझे कल एक वेडिंग अटेंड करनी है। तुमने कहा था कि तुम सोचोगी, क्या तुमने कुछ सोचा? मैं चुपचाप बिंगबिंग की तरफ देखने लगा। वो कुछ सेकंड्स के लिए शांत रही और आखिर में बोली, ये बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूं। इस जवाब से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने टोस्ट का आखिरी टुकड़ा खत्म किया और अपना लगेज लेने बेडरूम में चला गया। बे निंगबिंग ने जैसे ही अपनी सीट बेल्ट लगाई तभी अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। बे निंगबिंग ने जल्दबाजी में उसे क्लिक किया। अगले ही पल उसकी शांत आंखों में एक ऐसी खुशी छा गई जिसे वो छुपा नहीं पाई। उसने फोन नीचे रखा, तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली और कार का दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। वो जल्दी से झुकी और मुझे एक्सप्लेन करने लगी, जियांग फन, ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया है जो मुझे पहले देखना होगा। मैं ड्राइवर को तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कह देती हूँ। इतने सालों तक साथ रहने के बाद बाई निंगबिंग की उन घबराई हुई आंखों को देखकर मैं आसानी से समझ गया कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैंने उसे एक्सपोज नहीं किया। बस आहिस्ता से हाँ में सिर हिला दिया। ड्राइवर का इंतजार करते वक्त मैंने अपना सोशल मीडिया खोला। जैसा मुझे लगा था, शेन हायू ने अपनी बर्थडे पार्टी की फोटो शेयर की। अब उसके साथ वो ब्यूटीफुल लड़की नहीं, लग रहा था कि उनका ब्रेकअप हो गया है। इसका मतलब था कि शेन हायू का वो पुराना प्रॉमिस कि अगर वो 28 साल तक अनमैरिड रहा तो वो बाई निंगबिंग के साथ आ जाएगा, उसके पूरे होने की उम्मीद फिर से जाग गई थी। कोई शक नहीं कि वो इतनी खुश थी। जब ड्राइवर आया तब तक बाई निंगबिंग ने एक व्हाइट इवनिंग गाउन पहन लिया था। वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पास खड़ी स्पोर्ट्स कार में बैठ गई। उसने शीशा नीचे किया और मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए पूछा, तुम कब वापस आओगे? मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं। बाई निंगबिंग को कोई परवाह नहीं थी। वो तेजी से अपनी स्पोर्ट्स कार भगाकर ले गई। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा उस स्पोर्ट्स कार को आंखों से ओझल होते हुए देखता रहा। फिर मैंने धीरे से ड्राइवर से कहा, चलो। आसमान से हल्की हल्की बारिश होने लगी जिसने खिड़कियों को गीला कर दिया और शीशे धुंधले हो गए। अब मुझे बाहर का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और मैं देखना भी नहीं चाहता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल में चुपके से कहा, अलविदा, अब कभी नहीं मिलेंगे। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले मुझे डैड का कॉल आया, अफैन, तुम कितने बजे पहुंच रहे हो? मैं ड्राइवर को तुम्हें पिक करने भेज दूं। मैं भी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। कल रात में ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए फ्लाइट में बैठते ही मुझे नींद आने लगी। मैंने वो 2 घंटे से ज्यादा का सफर सोते हुए ही बिता दिया। जिंगबे लैंड करने के बाद मैंने अपनी कैप और सनग्लासेस पहने। मैं अराइवर गेट से बाहर निकल ही रहा था कि किसी ने मुझे रोक लिया। जियांग फैन, ये साफ आवाज सुनकर मैंने अपनी नींद से भरी आंखों के साथ सिर हिला दिया। अंकल गांव ने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर लियू रुआन की तरफ देखा। मुझे लगा कि शायद यही ड्राइवर है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? कार में बैठते ही मैं खिड़की से सिर टिकाकर फिर से सो गया। जब मैं उठा तो मैंने खिड़की के बाहर एक अजनबी विला देखा। मैंने बहुत ही शक भरी आवाज में पूछा, ये कौन सी जगह है? ये मेरा घर तो नहीं है? मेरा ये रिएक्शन देखकर लियू रुआन हल्की सी मुस्कुराई और बोली, आज नहीं है लेकिन कल हो जाएगा। सही मायनों में कहूं तो ये हमारा नया घर है जहां हम शादी के बाद रहेंगे। शादी के बाद वाला घर? ये सुनकर मैं बिल्कुल सुन्न रह गया। मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैंने अपनी कैप और सनग्लासेस उतारे और नीचे लियू रुआन की तरफ देखा जहां मेरी नजर उसकी उन मुस्कुराती हुई आंखों से मिली। मेरी आंखों में हैरानी देखकर लियू रुआन को भी सब समझ आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल गई, मिस्टर जियांग, मैं लियू रुआन हूँ। मैंने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और लियू रुआन से हाथ मिलाया। मेरी आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी तो मैं पहचान नहीं पाया। मैं जियांग फैन हूँ। लियू रुआन मुस्कुराई। उसकी आवाज बहुत हल्की थी और उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, आगे हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए बहुत वक्त होगा। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ बाई निंगबिंग प्राइवेट रूम के बाहर अपने गाउन को ठीक कर रही और उसके हर एक फोल्ड को सीधा कर रही। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने निकाल कर देखा तो वो ड्राइवर का मैसेज था जिसमें लिखा था कि मिस्टर जियांग ने फ्लाइट बोर्ड कर ली है। काफी सोचने के बाद उसने एक मैसेज भेज ही दिया, पहुंचने के बाद मुझे बता देना कि तुम सेफ हो। खुद को संभालने के बाद बाई निंगबिंग ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। उसकी नजरें सीधा सेंटर में खड़े उस इंसान पर टिक गईं जिसके वो सपने देखती थी। उसकी हार्ट बीट अपने आप तेज हो गई। वो तेजी से उसके पास गई। कुछ लोगों की भीड़ के पीछे से उसने कुछ लड़कों को मजाक करते हुए, हाउ यू, आज तो तुम्हें उससे हमसे मिलवाना ही पड़ेगा, तुमने उसे इतने लंबे टाइम से छुपा कर रखा है। शेन हाउ यू ने कहा, इतने
इतनी जल्दी क्या है? जब मैं अपनी विश मांगूंगा तब तुम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बाई निंगबिंग को 1 महीने पहले अपनी बर्थडे पार्टी की बात याद आ गई। उसकी आंखों में अचानक एक उम्मीद जाग उठी। 16 साल की उम्र में किया गया वो मजाक क्या आज वो सच होने वाला था? कुछ घंटों तक बाई निंगबिंग के दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही। घबराहट में उसने शराब के कई घूंट पी ली। जब केक लाया गया तो उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी फ्रेंड्स उसके चारों ओर खड़ी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। बिंग बिंग, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। तुम्हें कैसा लग रहा है? बाई निंगबिंग ने अपना सर नीचे किया और चुपचाप मुस्कुराती रही। टैंग यान भी ये तमाशा देख रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपना हाथ बाई निंगबिंग के कंधे पर रखा और पूछा, अगर ये सच हो गया तो जैंग फैन का क्या होगा? शेन हाओ यू की बर्थडे पार्टी में जैंग फैन का नाम सुनकर बाई निंगबिंग की मुस्कान एकदम से गायब हो गई और उसके दिल में थोड़ा गिल्ट आ गया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी फ्रेंड्स उसे संभालने लगे। कोई बात नहीं, उससे ब्रेकअप कर लो, अभी इसी वक्त ब्रेकअप कर लो। वैसे भी वो बस एक नॉर्मल लड़का ही तो है, उससे पीछा छुड़ाना आसान होगा। हाँ, अगर उसने कोई तमाशा किया तो हम उसे हैंडल कर लेंगे। बिंग बिंग, तुम चिंता मत करो। उन सबके चढ़ाने पर बाई निंगबिंग ने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया, लेकिन उसकी उंगली सेंड बटन पर जाकर रुक गई। उसे ऐसे हिचकिचाते हुए देखकर कुछ फ्रेंड्स बेताब हो उठे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और बटन दबा दी। स्क्रीन पर लिखा था, पहुंच गए, मुझे बता दें। और उसके ठीक नीचे एक नया मैसेज चला गया, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। दोनों मैसेजेस के बीच 3 घंटे का गैप था। टाइम के हिसाब से मेरी फ्लाइट लैंड कर चुकी होगी और मुझे जल्दी ही वो मैसेज मिल जाए। बाई निंगबिंग अभी भी यही सोच रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड्स उसे सीधा पार्टी के सेंटर में ले गई। बर्थडे सॉन्ग के शोर और बाई निंगबिंग की बेताब उम्मीदों के बीच शेन हाओ यू ने अपने दोनों हाथ जोड़े और पूरे दिल से एक विश मांगी। उसने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि 28 साल की उम्र में मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो और मैं अगले साल रुक्शवे के साथ मिलकर विश मांग सकूं। अगले ही पल बाई निंगबिंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम पीला पड़ गया। कमरे में खड़े बाकी सब लोग भी हैरान थे। सब पूछने लगे, रुक्शवे कौन है? हमें भी मिलवाओ। लोगों के ऐसे मजे लेने पर शेन हाओ यू का चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसने कहा, वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है। इतना बोलते ही बाहर से किसी ने दरवाजा खोला। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की धीरे धीरे अंदर आई। उसने सबको देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मैं शेन हाओ यू की गर्लफ्रेंड हूँ, शेया रुक्शवे। उस शोर शराबे के बीच शेन हाओ यू मुस्कुराते हुए अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप की छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा था। बाई निंगबिंग कोने में बैठकर अपनी फ्रेंड्स के साथ एक के बाद एक पैग पी रही। पीते पीते वो सब नशे में हो गई। टैंग यान लड़खड़ाती हुई उठी और शेन हाओ यू के सामने जाकर खड़ी हो गई। सबकी हैरान नजरों के सामने उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए आवाज उठाई। उसने कहा, शेन हाओ यू, क्या तुम भूल गए जो प्रॉमिस तुमने बिंग बिंग से किया था? ये सुनकर शेया रुक्शवे के चेहरे पर एक कंफ्यूजन सा दिखा। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? शेन हाओ यू का चेहरा एकदम से बिगड़ गया, लेकिन टैंग यान इतने नशे में थी कि उसे कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर उसकी बाकी फ्रेंड्स भी तुरंत उसका साथ देने आ गए। तुमने बिंग बिंग से प्रॉमिस किया था कि 28 साल के होने पर तुम उसके साथ रहोगे, हम सबको याद है। क्या तुम उसे धोखा दे रहे हो? शेया रुक्शवे का मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसने मुड़कर शेन हाओ यू को घूर कर देखा और पूछा, क्या ये सच है? शेन हाओ यू ने कहा, नशे में कही गई मजाक की बात को कोई सच कैसे मान सकता है? और वैसे भी मैंने तब कहा था जब मैं सिंगल रहूंगा, लेकिन अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो वो बात कैसे सच हो सकती है? उसका एक एक शब्द बाय निंगबिंग के गिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। एक हाथ से अपने दर्द से भर चुके सीने को पकड़े और दूसरे हाथ से सोफा का सहारा लेते हुए वो खड़ी हुई। सबकी नजरों के सामने वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। सब मजाक था, बस एक मजाक। उसकी इन बातों से शेया रुक्शवे के चेहरे पर वापस मुस्कान आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने शेन हाओ यू का हाथ पकड़ा और बाय निंगबिंग के सामने चली गई। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, तो ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने बहुत सुना है कि बॉस बाई का एक बॉयफ्रेंड है, तुम आज उसे यहाँ क्यों नहीं लाई? बाय निंगबिंग का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ शेया रुक्शवे की आंखों में देखा। उसने कहा, वो एक वेडिंग अटेंड करने वापस गया है, उसके पास टाइम नहीं था। ये सुनकर शेया रुक्शवे ने समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा। पास खड़े शेन हाओ यू की आंखों में एकदम से एक चिड़चिड़ाहट दिखी। उसकी आवाज में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बॉयफ्रेंड? कौन? मैं इतने टाइम से वापस आया हूँ, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? शेन हाओ यू का चेहरा देखकर बाय निंगबिंग के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। टैंग यान जल्दी से आगे आई और उसने बाय निंगबिंग को सहारा दिया। उसने शेन हाओ यू की तरफ बहुत गुस्से से देखा। उसने तंज कसते हुए कहा, जियांग फान ही बिंग बिंग का बॉयफ्रेंड है, वही सबसे हैंडसम लड़का जो उसके बर्थडे पार्टी में था। हाँ, वही। शेन हाओ यू को वो रात याद आई जब मैंने मुस्कुराते हुए खुद को एक नॉर्मल दोस्त बताया था। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत पूछा, उस दिन तुम दोनों ने कहा था कि तुम बस नॉर्मल दोस्त हो? टैंग यान बोली, ये बस कपल्स के बीच का झगड़ा था। शेन हाओ यू, तुमने इतने रिलेशनशिप्स रखे हैं, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? इस बात से शेन हाओ यू का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने आंख उठाकर टैंग यान की तरफ देखा। वो इस बेइज्जती को सह नहीं पाया। उसने कहा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर तुम सब कह रहे हो कि वो बॉयफ्रेंड है,
तो क्यों ना मैं उसे कॉल करके पूछ लूं। इसी बहाने मैं अपने नए ब्रदर इन लॉ से भी मिल लूंगा। बाय निंगबिंग और उसकी फ्रेंड्स के चेहरे अचानक से उतर गए। उन सबको एक साथ वो ब्रेकअप वाला मैसेज याद आ गया। उनके चेहरे देखकर शेन हाओयू को पक्का यकीन हो। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, मेरा वीचैट ढूंढा और मुझे वॉइस कॉल कर दी। उन लड़कियों को पता था कि अब उनका राज खुलने वाला है, तो उन्होंने आगे बढ़कर फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन शिया रुक्शे बहुत प्रोटेक्टिव थी। वो तुरंत उनके सामने खड़ी हो गई। शेन हाओयू बिना डरे वॉल्यूम को फुल कर दिया और स्पीकर ऑन करके फोन सबके सामने कर दी। पूरे कमरे में एकदम शांति छा गई। सिर्फ फोन की घंटी बजने की आवाज आ रही। बाय निंगबिंग ने अपने हाथ अपनी स्लीव्स के अंदर छिपा रखे थे और कसकर मुट्ठी बांध ली थी। वो अपने मन ही मन प्रार्थना कर रही, वो दुआ कर रही थी कि मैं ये कॉल ना उठाऊं। वो दुआ कर रही थी कि मैंने अभी तक वो मैसेज न देखा हो। पूरे 1 मिनट तक बजती घंटी के दौरान बाय निंगबिंग को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। जब कॉल कटने ही वाली थी और सब बोर होने लगे थे, तभी कॉल उठ गई। मैंने कहा, मिस्टर शेन, क्या कोई काम है? बाय निंगबिंग का चेहरा अचानक से सफेद पड़ गया। उसके बिल्कुल ऑपोजिट शेन हाओयू के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। उसने कहा, कुछ खास नहीं, बस आज मेरा बर्थडे है और मैंने सुना है कि तुम बिंगबिंग के बॉयफ्रेंड हो, तो मैंने सोचा तुम्हें भी पार्टी में इनवाइट कर लूं। फोन पर कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। बाय निंगबिंग इतनी नर्वस थी कि उसकी सांसें अटक गई थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैं अभी जिंगबे में हूँ, तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी नॉर्मल आवाज सुनकर बाय निंगबिंग को लगा कि शायद मैंने अभी तक वो मैसेज नहीं देखा। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मेरा और बाय निंगबिंग का ब्रेकअप हो चुका है। मिस्टर शेन, आप कुछ गलत मत समझना। शेन हाओयू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अंदर से वो मजे ले रहा था। ब्रेकअप कब हुआ? मैंने कहा, बस थोड़ी देर पहले, शायद 10 मिनट पहले ही मुझे उसका ब्रेकअप मैसेज मिला है। आसपास तमाशा देख रहे सब लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जैसे वो हंसना चाहते थे लेकिन हंस नहीं पा रहे थे। शेन हाओयू के चेहरे पर तो ये साफ दिख रहा था। उसने अपनी मुस्कान रोके हुए जानबूझकर पंगे लेने वाली उन अमीरजादियों की तरफ ठंडी नजर से देखा और धीरे से कहा, ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। मिस्टर जियान को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने कहा, 28वें बर्थडे की बहुत बहुत बधाई और दुआ करता हूं कि प्यार करने वाले हमेशा साथ रहें। पता नहीं मैंने ये जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन जब मैंने उससे विश किया तो मैंने 28 साल वाले शब्दों पर बहुत जोर दिया। मैं सबको ये बताना चाहता था कि मुझे अंदर की सारी कहानी पता है। वहां किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझसे कुछ पूछे। वो बस देखते रहे और कॉल कट हो गई। कमरे का माहौल अचानक से बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वहां 5-6 मिनट तक एकदम शांति छाई रही। आखिरकार शिया रुक्सुए ने बीच बचाव की। उसने बाय निंगबिंग को एक ड्रिंक ऑफर की और बड़ी आसानी से बात को टाल दिया। बाय निंगबिंग ने अपने गिलास की आखिरी बूंद तक खत्म की, गिलास को जोर से टेबल पर पटका और अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी से निकल गई। बाहर निकलने से पहले बिंगबिंग ने धुंधली सी आवाज में शिया रुक्सुए को किसी से बात करते हुए सुना, हाउ यू, क्या ये मिस्टर जियांग जिंगबे से हैं? मैंने कुछ ऐसा सुना था, क्या बात है? शिया रुक्सुए ने कहा, कुछ नहीं, जिंगबे और जियांग सर ने मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। पार्टी हॉल से बाहर निकलते ही सारी फ्रेंड्स उसके आसपास आ गईं। वो बाय निंगबिंग को एक दूसरे प्राइवेट रूम में ले गईं और एक साथ उसे समझाने लगी, बिंगबिंग, शेन हाओयू जैसे इंसान से शादी ना करना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। पिछले 7 सालों में उसने जितनी लड़कियों को डेट किया है, अगर तुम उससे शादी करती तो पता नहीं आगे क्या होता। ऐसे इंसान से शादी करना खतरे से खाली नहीं है जो हर किसी से प्यार करने का नाटक करता है। तुम्हारा ए फैन के साथ रहना ही ठीक है। हाँ, ए फैन के इस मामले में शेन हाओयू से कम है। वो आज पक्का गुस्से में होगा, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। बिंगबिंग, तुम वापस जाकर उसे प्यार से समझाना और उसे सब सच सच बता देना। वो तुमसे इतना प्यार करता है, वो पक्का तुम्हारी बात समझ जाएगा। अपनी फ्रेंड्स की इन बातों से बाय निंगबिंग का उदास मन थोड़ा शांत हुआ। उसने अपना फोन निकाला, मेरा नंबर ढूंढा और बहुत सोच विचार करके एक मैसेज टाइप किया, ए फैन, मैं अभी सबके साथ एक गेम खेल रही थी और मैं हार गई। पनिशमेंट ये था कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप का मैसेज भेजना था और फिर किसी से कॉल करवाकर तुम्हारा रिएक्शन देखना था। तुम इसे सच मत मानना। तुम्हें जिंगबे पहुंचे हुए कितना टाइम हो गया? क्या तुम होटल पहुंच गए या तुम वेडिंग वेन्यू सेटअप करने में बिजी हो? तुम कल वापस आओगे या परसों? मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी, ठीक है? मैसेज भेजे हुए बहुत देर हो गई थी, लेकिन मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया। बाय निंगबिंग स्क्रीन को घूरे जा रही और उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। उसकी फ्रेंड्स ने एक दूसरे को देखा और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। वो पक्का वेडिंग में बहुत बिजी होगा। बिंगबिंग, तुम ज्यादा मत सोचो, जब जियांग फैन फ्री होगा तो वो रिप्लाई कर देगा। अगर वो सच में बहुत नाराज हुआ तो हम कल तुम्हारे साथ जिंगबई चलेंगे और खुद जाकर उससे माफी मांग ले। जब मुझे बाय निंगबिंग का मैसेज मिला तब मैं कमरे में लियो रुयान के साथ उसकी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था। मैंने मैसेज ओपन किया। पहली लाइन पढ़ते ही मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे लगा मौके पर ही इतना अच्छा बहाना बना लेना, उसका दिमाग सच में बहुत तेज चलता। लेकिन अफसोस, अब मैं उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला था। मैं इमेजिन कर सकता था कि कैसे शेन हाओयू ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा और अब अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए वो ये सब कर रही थी। उस अजीब से फोन कॉल को याद करके मुझे लगा कि पार्टी का नजारा तो सच में देखने लायक रहा होगा। इस वक्त मुझे अचानक थोड़ा अफसोस हुआ कि मैं उस नजारे को अपनी आंखों से नहीं देख पाया। मैंने एक गहरी सांस ली। अपने गाउन को ठीक कर रही लियो रुयान ने मेरी आवाज सुनी और अपना सिर ऊपर उठाया। क्या हुआ? क्या ये वेडिंग ड्रेस अच्छी नहीं लग रही? मैं किसी को नई ड्रेसेस लाने के लिए कह देती। मैंने कहा,
नहीं, बस शादी के चक्कर में मैंने एक बहुत अच्छा तमाशा मिस कर दी। मुझे उसी बात का थोड़ा अफसोस है। तमाशा? कैसा तमाशा? क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? मुझे अपनी नई लाइफ में इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे पता था कि अपनी फियांसे के सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने बात पलटने की सोची। मैंने कहा, शंघाई में मेरे कुछ दोस्तों की बर्थडे पार्टी थी और वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। कोई बड़ी बात नहीं, हम अपनी वेडिंग की तैयारियों पर ही फोकस करते। मुझे ज्यादा कुछ बताते हुए ना देखकर लियू रुयान ने भी और सवाल नहीं पूछे। वो लिविंग रूम से कुछ स्वीट्स ले आई। क्या तुम थोड़ा हंग्री फील कर रही हो? पहले थोड़ा खाकर पेट भर लो, बाद में फ्री होने पर मैं तुम्हें बाहर खाने ले चलूंगा। तुम क्या खाना चाहती हो? मुझे सच में थोड़ी भूख लग रही थी। मैंने लियू रुयान से पूछा कि वो क्या खाना चाहती है और सब कुछ नोट कर लिया। फिर मैं बाहर गया और ऑर्डर प्लेस करते हुए गहरी सोच में डूब गया। जो इन्फॉर्मेशन मुझे अभी मिली थी उसके हिसाब से लियू रुयान जिंगबे की लियू ग्रुप की तीसरी बेटी और मुझसे 2 साल छोटी है। उसकी एक बड़ी बहन है जो उससे 2 साल बड़ी है और सबसे बड़ी बहन उससे 5 साल बड़ी है। वो इस समय लियू ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है और लियू रुयान उसी के हाथों बड़ी हुई है, इसीलिए उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। पिछले कुछ सालों में जियांग और लियू फैमिली का मिलना जुलना काफी बढ़ गया था और जियांग फैमिली ने बहुत छानबीन करने के बाद ही मैरिज अलायंस का प्रपोजल रखा था। मेरी मॉम के अनुसार लियू रुयान ने मेरी फोटो को बस एक बार देखा और हाँ कर दी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे काफी सेटिस्फाइड थी। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता था। आखिरकार मैंने अपना पिछला रिलेशनशिप खत्म कर दिया था और मैं यहाँ सच में शादी करने और जियांग फैमिली के लिए कुछ करने वापस आया था। शुरू से लेकर आखिर तक मैंने इस मैरिज अलायंस को दिल पर नहीं लिया था। मेरा बस यही सोचना था कि अगर निभ गई तो ठीक, वरना डिवोर्स ले लेंगे। वो मेरी मॉम से लव एट फर्स्ट साइट जैसी बातें कर रही थी। एक पूरी दोपहर साथ बिताने के बाद भी हम दोनों अभी तक बहुत क्लोज नहीं हुए थे, लेकिन छोटी छोटी डिटेल से मैं फील कर सकता था कि मेरी ये फियांसे काफी अच्छी। उसके लुक्स के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, वो एकदम टॉप क्लास है और उसका नेचर अभी तक तो बहुत जेंटल और काइंड लग रहा था। वो काम भी बहुत सिस्टमैटिकली करती थी, काफी केयरफुल थी और दुनियादारी भी अच्छे से समझती थी। कुल मिलाकर अचानक मिली इस फियांसे से मैं सेटिस्फाइड था। सेटिस्फैक्शन के साथ साथ एक छोटा सा सरप्राइज भी था। ऐसा लग रहा था कि मेरे मॉम डैड की पसंद काफी अच्छी है। पूरी रात शराब पीने के बाद बाय निंगबिंग ने उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक किया कि मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई किया है या नहीं। 10 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन चैट बॉक्स अभी भी खाली था। बाय निंगबिंग ने अपनी आंखें जोर से मली और गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा, जिससे सब लोग अचानक जाग गए। उसकी ये हरकत देखकर सबकी नींद उड़ गई। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं यानी जियांग फान भी ये हार्ड टू गेट वाले गेम्स खेलूंगा। उसके दोस्तों ने कहा कि टेंशन मत लो बाय निंगबिंग, हम सब तुम्हारे साथ चलकर उसे मना लाएंगे। बाकी सब भी तुरंत उसके पास आए और उसे कंफर्ट करने लगे, जिससे उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। बार से निकलते ही वो सब सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। रास्ते में बाई दूर ऊंची बिल्डिंग्स को घूरती हुई सोच में डूबी थी। उसके दिल में थोड़ा रिग्रेट था। अगर उसे पता होता कि ये बस एक झूठी उम्मीद है तो वो कल ही मेरे साथ जिंगबे जाने के लिए हाँ कर देती। ये सोचते सोचते वो और भी ज्यादा उदास होने लगी और बस खुद को तसल्ली देने की कोशिश करने लगी। उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ वो नहीं गई। शैन हायू की वो बातें सुनकर अब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी। इन सालों में उसने कई बार हार मानने की कोशिश की, लेकिन उस 28 अप्रैल वाले प्रॉमिस की वजह से हमेशा एक उम्मीद लगाए बैठी थी। खासकर मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वो लगभग पागल हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इतने लॉयल बॉयफ्रेंड यानी मुझे किस मुंह से फेस करे। अब इस डबल चॉइस का फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ गया था। उसने हिचकिचाते हुए अपनी फ्रेंड से पूछा, अगर आज मैं उसे मना नहीं कर पाई तो मैं मैरिज प्रपोज करने का ट्राई करूंगी। तुम लोगों को क्या लगता है? मैरिज वर्ड सुनते ही उसकी फ्रेंड्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, जियांग फान से शादी? तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए तुम्हारे मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे। वो अच्छा है, गुड लुकिंग है और उसका नेचर भी बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है कि बस डेटिंग तक ठीक है। सच कहूं तो वो शादी के लिए तुम्हारे लेवल का नहीं है। हालांकि सब लोग उसकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे, लेकिन बाय निंगबिंग ने उनकी एक नहीं सुनी। वो सीट पर पीछे टिककर बैठ गई और उसके दिमाग में मेरे साथ बिताए हुए सारे पल फ्लैशबैक की तरह चलने लगे। उसके 25th बर्थडे के बाद से मैं हर कुछ महीनों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शादी की बात छेड़ देता था ताकि उसका रिएक्शन जान सक। वो मेरी फीलिंग्स जानती थी। उसे पता था कि मेरी फैमिली प्रेशर डाल रही, लेकिन अपने सेल्फिश रीजंस के लिए वो हमेशा अनजान बनने की एक्टिंग करती रही। अब हम दोनों की उम्र भी कम नहीं थी और मैं उससे बेवजह प्यार करता था, इसलिए अब वो मुझे खोना नहीं चाहती। हालांकि शादी की इस राह में बहुत मुश्किलें थी, लेकिन वो ट्राई करने के लिए तैयार थी। ये सब सोचते हुए बाय निंगबिंग ने आखिरकार जिंगबे में मुझे प्रपोज करने का डिसीजन ले ही लिया। उसने अपनी असिस्टेंट को मैसेज किया कि वो उन वेडिंग रिंग्स को ऑक्शन में खरीद ले जो कुछ समय पहले इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई। फ्लाइट में चढ़ने से ठीक पहले उसकी असिस्टेंट का रिप्लाई आया कि वो रिंग्स किसी ने 900 मिलियन के भारी प्राइस पर खरीद ली है। बाय निंगबिंग थोड़ी शॉक हो गई। बस एक वेडिंग रिंग के जोड़े के लिए इतना हाई प्राइस? बाय निंगबिंग ने बायर का नाम पूछा तो असिस्टेंट ने बस एक वर्ड में रिप्लाई किया, लियू। जिंगबे की लियू फैमिली। उस एलीट सर्कल में इस मशहूर सरनेम को याद करके बाय निंगबिंग भी थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन उसकी लियू फैमिली की सेकंड डॉटर से थोड़ी बहुत जान पहचान थी, इसलिए उसने कॉल करके पूछ लिया। दूसरी तरफ से जवाब आया, वो वेडिंग रिंग्स मैंने खरीदी। आज मेरी छोटी बहन की शादी है तो मैंने उन्हें वेडिंग गिफ्ट के तौर पर देने के लिए वो रिंग्स ली। उसने कहा, निंगबिंग तुमने पूछने में बहुत देर कर दी। क्या इत्तेफाक है, आज लियू फैमिली की बेटी की भी शादी है। सारी अच्छी खबरें एक ही दिन कैसे आ गईं? बाय निंगबिंग की आंखों में
थोड़ी हैरानी दिखी, फिर भी उसने बहुत केयरफुली और पोलाइटली उसे थैंक यू कहा। उसने कहा, मैंने कल बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं ऑक्शन में भाग लेना भूल गई। कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी छोटी बहन की शादी हो रही है तो प्लीज मेरी तरफ से भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दीजिएगा। पता नहीं कौन सा लकी लड़का है जो इतना खुशकिस्मत है। जवाब मिला, मेरी बहन की शादी जांग फैमिली में हो रही है। दोनों फैमिलीज का स्टेटस बराबर है और वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जांग फैमिली का नाम सुनते ही बाई निंगमिंग को मेरी याद आ गई। जांग फान का सरनेम भी तो जांग है। क्या वो लियू और जांग फैमिली की शादी अटेंड करने गया है? क्या जिंगबे की जांग फैमिली में मेरा कोई दोस्त या कजिन है? बाई निंगबिन के मन में ऐसे बहुत से अजीब ख्याल आने लगे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, सर्दियों की ठंडी हवा का झोंका लगा और उसके सारे ख्याल गायब हो गए। उसने अपना सिर हिलाया, अपने माथे को दबाया और उन बेकार के ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। उसने सोचा, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी छोटे शहर का लड़का हूँ, मेरा जांग फैमिली से क्या कनेक्शन हो सकता है? कैपिटल एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद बाई निंगबिंग ने मुझे कॉल किया। ऐसा लग रहा था कि मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। मेरे आसपास बहुत शोर शराबा था और मेरा एटीट्यूड भी कुछ खास अच्छा नहीं था। मैंने कहा, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे स्पेशली कॉल किया है, कुछ काम है क्या? एक्स गर्लफ्रेंड वर्ड सुनते ही बाई निंगबिंग को कल की बात याद आ गई और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। लेकिन उसे पता था कि ये गुस्सा करने का टाइम नहीं, इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और पेशेंटली एक्सप्लेन करने लगी। उसने कहा, जांग फान, कल मैंने जो ब्रेकअप की बात कही थी वो बस एक मजाक था। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? मैंने जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई गेम था या नहीं, मैं बस उसी चीज पर बिलीव करता हूँ जो मैंने देखा। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी बहुत बिजी हूँ और मेरे पास तुमसे फालतू बातें करने का टाइम नहीं। इतना कहकर मुझे कोई परवाह नहीं थी कि उसका क्या रिएक्शन होगा। मैंने सीधा कॉल कट कर दिया। मेरे इस एटीट्यूड से बाई निंगबिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी फ्रेंड्स ने उसे समझाते हुए कहा, फोन पर मत लड़ो, बाद में मिलकर प्यार से बात करना, वो तुरंत मान जाएगा। अपनी फ्रेंड्स की बातें सुनकर बाई निंगबिंग थोड़ी शांत हुई। उसने ड्राइवर से कहा, टिंकवॉन विला चलो। जैसे ही उसने टिंकवॉन विला का नाम लिया, सबको एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो सब एक दूसरे को देखने लगी। क्या ये जगह जिंगबे का बहुत फेमस रिच एरिया नहीं है? वहां तो वो बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके सिर्फ खांसने भर से पूरे सर्कल में भूचाल आ जाता है। मेरे दोस्त की शादी का फंक्शन यहाँ हो रहा था। बाई निंगमिंग का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। फ्लाइट में चढ़ने से पहले वाले वो ख्याल फिर से उसके दिमाग में आने लगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मैं जांग फैमिली का कोई दूर का रिश्तेदार हूँ? 10:30 बज चुके थे। शादी बस शुरू ही होने वाली थी। मेहमान धीरे धीरे अपनी सीट्स पर बैठ रहे। मैं टॉप फ्लोर की बैल्कनी पर खड़ा था। इस शादी की पूरी प्लानिंग और डेकोरेशन लियू रुयान ने खुद अकेले संभाली थी और उसने बहुत मेहनत की थी। मुझे तब जाकर एहसास हुआ कि मेरी मॉम झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि उन्होंने तो कम ही बताया था। जियांग और लियू फैमिली की शादी थी तो नॉर्मली पूरे सर्कल की जानी मानी फैमिलीज के आने की उम्मीद थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 700-800 टेबल्स ही लगनी चाहिए थी। तो फिर इतने बड़े वेन्यू की क्या जरूरत थी? हालांकि धूप खिली हुई थी, लेकिन सर्दियों का मौसम था तो बाहर अभी भी थोड़ी ठंड थी। गेस्ट्स के कंफर्ट के लिए चारों तरफ अनगिनत एसीज लगवाए गए थे। यूरोप से एयर फ्रेट करके लाए गए फ्रेश फ्लावर्स से स्टेज को डेकोरेट किया गया था और जो रिटर्न गिफ्ट्स दिए जा रहे थे वो प्योर गोल्ड से बने हुए लॉक्स थे जो हर एक गेस्ट को दिए जा रहे थे। इस तरह के ग्रैंड और लैविश सेटअप को देखकर बचपन से फॉरेन में पले बढ़े मेरे जैसे इंसान को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने हवा से उड़े अपने बालों को सेट किया और बस कुछ कहने ही वाला था कि लियू रुयान मेरे पास आ गई। उसने कहा, बाहर ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके पीछे रूम में चला गया। लियू रुयान ने मुझे गर्म कॉफी का कप ला कर दिया। उसने कहा, अभी किसी का कॉल आया था कि वो जिंगबे पहुंच गए हैं और शादी का वेन्यू पूछ रहे हैं। क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? क्या हमें किसी को उन्हें गेट से रिसीव करने के लिए भेजना चाहिए? मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और कॉल हिस्ट्री चेक। टैंग यान का नाम देखते ही मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से अजीब हो गए। मैंने सोचा, टैंग यान का कॉल? तो वो जिंगबे आ गए हैं। मेरे होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। मैंने कहा, उन्हें रिसीव करने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही अंदर आ जाएंगे। और हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं। मैंने देखा कि मेरे डैड पर भी बहुत से कैमरास चुपके से फोकस कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हम सिक्योरिटी थोड़ी टाइट कर दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लियू रुयान ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और मान गई। रूम से जाने से पहले उसने वेडिंग रिंग्स मेरे हाथ में दे दी। लियू रुयान को रूम से बाहर जाते देख मैं जो हंसी इतनी देर से रोक रहा था वो आखिरकार फूट पड़ी। बाई निंगबिंग मेरी शादी अटेंड करने आई थी। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि जब वो मुझे स्टेज पर खड़ा देखेगी तो उसके चेहरे का रिएक्शन कितना मजेदार होगा। मैंने अपने हाथ में पकड़े रिंग बॉक्स को उठाया और उसे खोला। अंदर रखी रिंग्स को देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये वही रिंग्स थी जो मैंने 2 महीने पहले एक मैगजीन में देखी थी और बाई निंगबिंग को भी दिखाई थी। उस वक्त मैं इमेजिन कर रहा था कि किसी दिन मैं घुटनों के बल बैठकर उसे इन्हीं रिंग्स से प्रपोज करूंगा। लेकिन कौन सोच सकता था कि बस आधे महीने बाद ही मुझे उसके और शेन हाओयू के चक्कर के बारे में पता चल जाएगा। वो शादी और रिंग्स जिसका मुझे कब से इंतजार था, अब मेरे पास वो सब कुछ था और दुल्हन का बदल जाना तो सबसे अच्छा हुआ। आज के दिन मेरे मन में उन बीते 7 सालों के लिए कोई दुख या रिग्रेट नहीं बचा था। अब मैं बस खुश था कि मैं बच गया।
पूरे 11 बजे शादी सही टाइम पर शुरू। सबकी नजरों के सामने लियो रुयान के फादर अपनी बेटी का हाथ थामे धीरे धीरे हॉल में आए और उसे मेरे पास ला खड़ा किया। शुरुआत की रस्में पूरी होने के बाद जल्दी ही रिंग्स एक्सचेंज करने का टाइम आ गया। लियो रुयान ने वेडिंग रिंग उठाई और बस मुझे पहनाने ही वाली थी कि अचानक स्टेज के नीचे से कुछ शोर मचने लगा। मैंने आवाज की तरफ देखा और एक ही नजर में मैंने बाई निंगबिंग को देख ली। वो पागलों की तरह अपने आगे खड़े लोगों को धक्का दे रही थी और उसकी आंखें सीधे स्टेज पर टिकी थी। उसकी फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रही थी और वो सब जोर जोर से मेरा नाम चिल्ला रही थी। इस अचानक हुए तमाशे ने सारे गेस्ट्स का अटेंशन खींच। सबकी नजरें स्टेज और नीचे खड़े लोगों के बीच घूमने लगी। चारों तरफ से आ रही अजीब नजरों के बीच भी मैं एकदम शांत। मैंने अपना सिर घुमाकर लियो रुयान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और कंफ्यूजन देखकर मैंने तुरंत धीमी आवाज में लियो रुयान को एक्सप्लेन किया, सॉरी, ये हुशांग से आए मेरे दोस्त हैं। क्या हम थोड़ी देर के लिए शादी रोक सकते हैं? मुझे बस कुछ मिनट दो ताकि मैं जाकर उन्हें समझा सकूं। लियो रुयान ने झिझकते हुए सिर हिलाकर हाँ कह दी। मैंने हाथ से इशारा करके साले स्टाफ को रुकने के लिए कहा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन हंगामा करने वालों को पकड़ लिया था और बस उन्हें बाहर खींचकर ले जाने ही वाले थे कि मुझे हाथ का इशारा करते देख वो रुक गए। शुरू से लेकर आखिर तक बाई निंगमिंग की नजरें मुझ पर ही टिकी थी। एक पल के लिए भी नहीं हट। उसने मुझे ग्रूम की ड्रेस पहने एकदम शांत और रिलैक्स्ड होकर अपने सामने खड़े देखा। वो अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं कर पाई और चिल्लाकर बोली, तुमने तो कहा था कि तुम अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आए हो, क्या वो दोस्त तुम खुद ही हो? मेरी हंसी छूट नहीं वाली। मैंने कहा, जनरली जब कोई कहता है मेरा एक दोस्त है तो क्या वो खुद के बारे में ही बात नहीं कर रहा होता? मेरी ये बात सुनकर बाई निंगमिंग गुस्से से पागल हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो उसकी आंखों में आग जल रही। उसने कहा, क्या इसी वजह से तुमने मेरी पीठ पीछे शादी कर ली? मैंने जवाब दिया, पीठ पीछे का क्या मतलब है? जैंग और लियू फैमिली की न्यूज इंटरनेट पर 1 महीने से ज्यादा से छाई हुई है। बाई निंगमिंग, क्या तुम इंटरनेट यूज नहीं करती? जैंग और लियू, ये नाम सुनकर बाई निंगमिंग को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर मेरे पास खड़ी दुल्हन लियू रुयान को देखा। उसका चेहरा अपनी दूसरी बहन लियू युनशिंग से काफी मिलता जुलता था। बाई निंगमिंग ने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उसके होठ कांपने लगे और उसके पूरे चेहरे पर शौक साफ दिखाई दे रहा था। लियू रुयान जिससे शादी कर रही है वो जैंग फैन है, तो फिर जैंग फैन असल में है कौन? उसके पीछे खड़ी टैंग यान और बाकियों को भी ये बात समझ में आ गई। उन्होंने पूरी तरह शौक होते हुए चिल्लाकर कहा, जैंग फैन, तुम जिंगबेई के जैंग फैमिली से हो? मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा और बहुत पेशेंस के साथ खुद का इंट्रोडक्शन देने लगा। अगर एग्जैक्टली कहूं तो मैं जिंगबेई के जैंग ग्रुप का नेक्स्ट एयर हूं। जैंग शूलिन और ये सीएंग का इकलौता बेटा और लियू रुयान का फियांसे हूं। क्या आप लोगों को मेरी आइडेंटिटी को लेकर अभी भी कोई डाउट है? इतने सारे बड़े टाइटल्स सुनकर वो 6 की 6 बिल्कुल शांत हो गई। हुशांग में ये अमीर लड़कियां बेशक कुछ भी कर सकती थी, लेकिन ये जिंगबेई था, कंट्री का कैपिटल। उनके फैमिली स्टेटस और बैकग्राउंड की जैंग और लियू फैमिली के सामने कोई औकात नहीं। पता नहीं कितनी देर की शांति के बाद बाई निंगमिंग ने रुंधी हुई आवाज में एक ऐसा सवाल पूछा जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसने कहा, तुमने मुझे पहले कभी ये सब क्यों नहीं बताया? मैंने जवाब दिया, क्या तुमने भी मुझसे बहुत कुछ नहीं छुपाया था, जैसे कि वो 28 बर्थडे वाला प्रॉमिस? मेरे इन 2 सेंटेंसेस से बाई निंगमिंग का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वो फिर से तड़पने लगी। वो बेचैनी से मुझे एक्सप्लेन करने लगी। मैं इस बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैंग फैन, मैं कभी शेन हाओयू को भुला नहीं पाई थी, लेकिन इन 7 सालों में उसकी बात अभी बीच में ही थी कि लियू रुयान जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी, उसने उसकी बात बीच में काट दी। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ। लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से मुझसे कहा, अभी इन सब चीजों को हैंडल करने का सही टाइम नहीं है जैंग फैन। जब शादी खत्म हो जाएगी तो हम तुम्हारे दोस्तों को अकेले में डिनर पे इनवाइट कर लेंगे। गेस्ट्स को और इंतजार मत कराओ। मैंने नहीं सोचा था कि लियू रुयान इतने क्रूशियल मोमेंट पर इतना बोल्ड डिसीजन लेगी। हालांकि मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी बहुत से डाउट्स थे। पर अभी उन सवालों के जवाब ढूंढने का सही टाइम नहीं था। लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों वापस स्टेज के सेंटर में आ गए और एक बार फिर पियानो की हल्की धुन बजने लगी। पूरे हॉल की तालियों और बधाइयों के बीच हम दोनों ने रिंग एक्सचेंज करने की रस्म पूरी की। जैसे ही बुके हवा में उछाला गया, ऊपर से बहुत सारे फूल, पंख और रिबन्स गिरने लगे। दोपहर की तेज धूप लियू रुयान पर पड़ रही थी, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा और भी चमक रहा था। मैंने मुड़कर दोबारा पीछे नहीं देखा और अपने फ्यूचर और कल की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस ग्रैंड वेडिंग के खत्म होने के बाद मैं काफी थक गया था। दिन में जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है कि मैं लियू रुयान से खुलकर बात करूं। मैंने उससे पूछा, आज जो कुछ भी हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? लियू रुयान जो अपना चेहरा साफ कर रही थी, उसके हाथ अचानक रुक गए और उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा। उसने कहा, अगर तुम बताना चाहते हो तो मेरे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं कुछ नहीं पूछूंगी। उसका ये बैलेंस्ड और जेंटल एटीट्यूड देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे पहली बार लगा कि जैसे मैंने किसी बहुत ही खास इंसान से शादी कर ली है। मैंने पूछा, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मेरा उनके साथ आखिर क्या कनेक्शन है? क्या तुम्हें टेंशन नहीं है कि आज जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई बड़ा ड्रामा हो सकता है? लियू रुयान पास ही रखी एक सॉफ्ट चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, क्यूरियोसिटी और टेंशन दोनों है, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है।
है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी शादी बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी हो गई और तुम मेरे हस्बैंड बन गए हो। अब हम एक साथ आने वाले कल की तरफ कदम बढ़ाएंगे। जहां तक पास्ट की बात है, अगर तुम शेयर करना चाहते हो तो मुझे खुशी होगी, और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं समझ सकती हूँ। सब कुछ बीत चुका है तो फिर उन चीजों के पीछे क्यों भागना जिन्हें बदला नहीं जा सकता। एक पल के लिए मुझे लोगों के बीच का अंतर महसूस हुआ और लियू रोयान के बारे में मेरी सोच एक बार फिर से बदल गई। उसकी इन बातों से इंप्रेस होकर मैं भी अब कुछ छुपाना नहीं चाहता था, तो मैंने फैसला किया कि मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। मैंने कहा, शादी में जो लोग आए थे वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड्स थी। हम 7 साल तक रिलेशनशिप में थे और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा दिल ही दिल में किसी और को पसंद करती थी। जब मुझे ये पता चला तो मैंने ब्रेकअप कर ली और जिंगबे वापस आ गया। उसी वक्त मेरे मॉम डैड भी शादी के लिए प्रेशर डाल रहे थे, तो मैंने बस हाँ कर दी। कल ही मेरा उससे ऑफिशियली ब्रेकअप हुआ था। उसे नहीं पता था कि मैं जैंग फैमिली से हूँ, इसलिए वो शादी में आकर तमाशा करने लगी। मेरी बातें सुनते सुनते लियू रुयान के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। उसने कहा, कल ब्रेकअप हुआ और आज तुमने शादी कर ली, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं हो गई? मैंने कहा, शायद ये थोड़ी जल्दबाजी थी, लेकिन तुम्हारी और मेरी तो सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है। बस बाहर वालों की नजरों में हमें एक स्टेबल कपल बनकर रहना है, इतना काफी नहीं है क्या? ये बोलते हुए मेरे चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, जिसे देखकर लियू रोयान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है? मैंने जवाब दिया, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस जल्दी से जल्दी जियांग ग्रुप को इनहेरिट करना चाहता हूँ। लियो रुयान का दिल अचानक जोर से धड़का। उसने मुझे बहुत देर तक एकटक देखा और फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दी। दूसरी तरफ बाई निंगबिंग को सिक्योरिटी गार्ड्स ने कई 100 मीटर्स तक घसीटा था। उसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी बेइज्जती कभी फील नहीं की थी। उसकी फ्रेंड्स का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। उन सबको विला के गेट के बाहर फेंक दिया गया था। दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें वहां से भगा रहे थे। वो गुस्से में तो थीं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, और सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों रिपोर्टर्स अपने कैमरास के साथ खड़े थे, जो इस सेंचुरी वेडिंग की फोटोज ना ले पाने की वजह से परेशान थे। कुछ तेज नजर वाले रिपोर्टर्स ने बाई निंगबिंग को तुरंत पहचान लिया। वो सब चिल्लाते हुए उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने पूछा, मिस बाई, क्या आपको भी लियू फैमिली की तीसरी बेटी और मिस्टर जियांग की शादी में इनवाइट किया गया था? आपकी हालत अभी कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या आप बता सकती हैं कि अंदर क्या हुआ? जैसे ही एक ने पूछना शुरू किया, बाकी रिपोर्टर्स भी उसकी फोटोज लेने और सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ गए। बाई निंगबिंग का मूड पहले ही बहुत खराब था और अब अपने इस शर्मनाक हालत में फोटोज खींचते देख वो अचानक भड़क उठी। उसने सीधे अपने सामने खड़े लोगों को धक्का देकर गिरा दिया, कई कैमरास तोड़ दी और फिर अपने लोगों के साथ वहां से चली गई। उसी रात बाई निंगबिंग का रिपोर्टर्स पर हमला करने का वो इंसिडेंट एंटरटेनमेंट न्यूज की हेडलाइंस बन गए। बाई ग्रुप की रेपुटेशन रातों रात मिट्टी में मिल गई और उनके खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई। बाई फैमिली ने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन फिर भी वो इस खबर को रोक नहीं पाए। जब शेन हाओयू का कॉल आया तो बाई निंगबिंग खुद को होटल के रूम में लॉक करके नशे में धुत बैठी थी। उसने कहा, हेलो निंगबिंग, मैंने न्यूज में देखा कि जिस लड़के की शादी लियू फैमिली में हो रही है वो जियांग फैन है। क्या वो जियांग फैमिली से है? और अगर है भी तो क्या? हाँ में जवाब सुनने के बाद शेन हाओयू की आवाज में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। उसने कहा, अभी शाहरुखसेन ने मुझे बताया कि बाई, जियांग, लियू और शेन, इन चारों फैमिलीज का जॉइंट प्रोजेक्ट प्लान अब तैयार हो गया है। सुना है कि इस प्रोजेक्ट का फाइनल डिसीजन जिंग बी वालों के हाथ में है। चूंकि तुमने उसके साथ इतने सालों तक रिलेशनशिप रखा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उसकी मदद मांग सकें ताकि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ जाए? हालांकि बाई निंगबिंग नशे में थी, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ी अकल बची थी। उसने एक ठंडी हंसी हंसते हुए बहुत ही डेस्परेट आवाज में कहा, उससे मदद मांगू? उसने लियू रुयान से शादी कर ली है। शेन हाओयू ने कहा, तो क्या हुआ? क्या तुम दोनों 7 साल तक साथ नहीं थे? अब भले ही तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, फिर भी वो उन पुराने दिनों की खातिर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम बस ट्राई तो करो। शेन हाओयू ने आगे कहा, अंकल बाई ने अभी मुझे कॉल किया था और बहुत ही गुस्से में पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। अगर हम ये प्रोजेक्ट हासिल कर लें तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वो तुमसे आज की बात को लेकर नाराज भी नहीं होंगे, है ना? उसकी ये बातें सुनकर बाई निंगबिंग का दिल थोड़ा पिघल गया, लेकिन वो कोई पक्का वादा भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बस एक गोलमोल सा जवाब दिया और कॉल कट कर दी। वो लड़खड़ाते हुए उठी और वॉशरूम जाकर अपना चेहरा धोया, जिससे उसका नशा काफी हद तक उतर गया। कुछ मिनटों बाद टैंग यान डोर नॉक करके अंदर आई और वो भी उसे उसी प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगी। बाई निंगबिंग सोफा पर पीछे टिक कर बैठ गई। उसकी नजरें खिड़की के बाहर टिकी थी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ये प्रोजेक्ट एक सोने की खदान की तरह था, जिसके लिए जिंगबी, हुशांग, हांगकांग और मकाओ की बड़ी बड़ी पावर्स लड़ रही थी। हुशांग की 4 बड़ी फैमिलीज ने हाथ इसलिए मिलाया था ताकि वो इस मौके को हाथ से जाने ना दे, और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज 90% चांस था कि जियांग जियाओ ही होंगी। वो मेरी अपनी आंट थी, अगर वो मेरे थ्रू उन तक पहुंच सकें तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बाई निंगबिंग ने तय किया कि वो एक बार ट्राई जरूर करेगी, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं बल्कि अपने सेल्फिश रीजंस के लिए भी। वो किसी तरह मुझसे एक बार और मिलना चाहती। शादी के दूसरे दिन मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं सीधा जियांग ग्रुप के हेडक्वार्टर्स चला गया, जहां मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालनी थी, ताकि मैं जल्दी से सब कुछ सीख सकूं। मेरे डैड ने अपने कुछ खास और एक्सपीरियंस्ड सेक्रेटरीज और असिस्टेंट्स मुझे दे दिए थे। मैंने पूरा दिन फाइल्स और रिपोर्ट्स पढ़ी और आखिरकार कंपनी के अंदर की सिचुएशन को थोड़ा बहुत समझ लिया। जब मेरा ध्यान टाइम पर गया तो मैंने देखा कि बाहर अंधेरा हो चुका था। रात के 8 बज रहे थे और पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरे ऑफिस की लाइट्स ऑन थी। तभी मैंने देखा कि लियू रुयान वहां खड़ी थी। मैंने पूछा,
तुम यहाँ कैसे आई? लियू रुआन ने एक हल्की सी स्माइल दी और उसकी आवाज में थोड़ी सी बेबसी थी। उसने कहा, आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। लॉजिकली तो अभी हमारी मैरिज लीव्स चल रही होनी चाहिए। तब मुझे अचानक याद आया कि सुबह जब हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर आए थे और मैंने कंपनी जाने की बात कही थी, तो लियू रुआन के चेहरे पर कैसा अजीब सा एक्सप्रेशन आया था। अब जाकर मुझे उसके उस एक्सप्रेशन का मतलब समझ आया। मैंने थोड़े एम्बैरेसमेंट के साथ एक्सप्लेन किया, मेरी पहली शादी है तो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये सब भूल गया था। लेकिन मैरिज लीव्स और हनीमून जैसी चीजें तो नॉर्मल कपल्स के लिए होती है ना, हमारी तो सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है, तो हमें इन सब चीजों को सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है। लियू रुआन की आंखों में एक पल के लिए मायूसी दिखी, जिसे देख पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और कार की को ड्राइवर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसने कहा, अगर तुम बिजी हो तो सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरकार हमारी शादी हुई है, तो क्या ये बिजी वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ डिनर करने के लिए हाँ कहेंगे? उसके बात करने के तरीके में थोड़ा मजाक था, जिसे सुनकर मेरे चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई और मैं खुशी खुशी कार में बैठ गया। ये डिनर एक बहुत फेमस वेस्टर्न रेस्टोरेंट पे प्लान किया गया था। ये खाने का टाइम था और हम दोनों थोड़े लेट आए थे, इसलिए सारे प्राइवेट रूम्स फुल थे। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि और परेशान होने का क्या फायदा। लियू रुआन की परमिशन लेने के बाद हम मेन हॉल में खिड़की के पास एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गए। मेन्यू हाथ में आते ही लियू रुआन ने वो मुझे दे दिया और फिर इस रेस्टोरेंट की कुछ सिग्नेचर डिशेस के बारे में बताने लगी। उसके सजेशन सुनने के बाद मैंने अपनी पसंद की 4-5 डिशेस ऑर्डर कर दी और फिर मेन्यू वापस उसे दे दिया। लेकिन लियू रुआन ने और कुछ ऑर्डर नहीं किया। मैंने पूछा, क्या तुम सच में कुछ और ऑर्डर नहीं करोगी? मेरा टेस्ट थोड़ा अजीब है, हो सकता है तुम्हें वो सब पसंद ना आए। उसने हंसते हुए ना में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी जब उसने मेरी तरफ देखा। उसने कहा, जब हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमें हर रोज एक ही टेबल पर खाना खाना है, तो जो तुम्हें पसंद है मुझे भी वो ट्राई करना चाहिए ना, धीरे धीरे मुझे भी आदत हो जाएगी। मैंने कहा, हमारी शादी हुई है, मैंने खुद को बेच थोड़ी ना दिया है, हमें अपना मनपसंद खाना चुनने का पूरा हक है, तुम्हें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम मुझे सीधा बता सकती हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। उसने कहा, क्या हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं? तो फिर हनीमून कैंसिल ना करने की बात डिस्कस करें। उसके चेहरे पर इतना सीरियस एक्सप्रेशन देखकर मुझे लगा कि वो मुझसे कोई बड़ी डिमांड करने वाली, लेकिन उसने जो बात कही वो हनीमून की थी, जिसे सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैंने पूछा, क्या तुम सच में हनीमून पर जाना चाहती हो? उसने कहा, इस शादी की तैयारियों में हम बहुत बिजी रहे हैं, तो मैं बस कुछ दिन रिलैक्स करना चाहती हूँ और दोनों फैमिलीज के बड़े भी यही चाहते हैं कि हम जल्दी से एक दूसरे के करीब आएं। मुझे लगता है कि हनीमून इसके लिए बहुत अच्छा चांस होगा। तुम्हें क्या लगता है? उसकी इतनी सिंसियर आवाज सुनकर जो बहाने मैंने सोच रखे थे वो सब मेरे गले में ही अटक गए। सच कहूं तो लियू रियान एक बहुत अच्छी वाइफ जो हर जगह मेरे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करती थी। मेरे लिए हनीमून पर जाना या ना जाना बराबर था और मैं इस छोटी सी बात के लिए उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए मैंने हाँ कह दी। मेरा पॉजिटिव आंसर सुनने के बाद लियू रियान की स्माइल और भी ब्राइट हो गई। उसने कहा, ठीक है, जब तुम अपने काम से फ्री हो जाओगे तब मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी। बाइनिंग बिंग ने पूरा दिन जियांग ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे मेरा इंतजार किया था। तब जाकर उसने मुझे देखा था। वो मेरे पीछे पीछे रेस्टोरेंट तक आई थी ताकि उसे मुझसे अकेले बात करने का मौका मिल सके, लेकिन पूरी रात मैं अपनी सीट से नहीं उठा। लियू रियान के साथ हंसी मजाक करते हुए और एक दूसरे को खाना सर्व करते देखकर उसके दिल में बहुत तेज दर्द हुआ। उसकी टेबल पर खाना आए हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसने एक निवारा भी नहीं खाया था। उसकी नजरें सिर्फ मेरे मुस्कुराते चेहरे पर टिकी थी। बड़ी मुश्किल से जब मैं उठकर वॉशरूम की तरफ गया तो बाइनिंग बिंग भी तुरंत मेरे पीछे आ गई और हॉलवे में मुझे आवाज दी। उसने पूछा, जियांग फान, तुमने लियू रियान से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? मैंने मुड़कर देखा। मेरी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। मैंने कहा, अगर मुझे सही से याद है तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है ना, मेरे शादी करने या ना करने से तुम्हारा क्या लेना देना है? मेरा ये केयरलेस एटीट्यूड देखकर बाइनिंग बिंग को लगा कि मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ और उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने कहा, जियांग और लियू फैमिली की शादी तो 1 महीने से भी पहले फिक्स हो गई थी ना, उस वक्त तो हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ था और तुमने अपने लिए एक बैकअप तैयार कर लिया था। मैंने हाथ बांधकर उसे घूरा और बहुत नॉर्मल टोन में कहा, हाँ, मैंने 1 महीने पहले ही जिंगबे आकर शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जब तुम पिछले 7 सालों से ये प्लानिंग कर रही थी कि शेन हाओयू के 28th बर्थडे वाले दिन तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी, तो अगर मैंने 1 महीने पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोच लिया तो इसमें क्या गलत है? मेरी इन बातों ने बाइनिंग बिंग की बोलती बंद कर दी। उसने कसकर मुट्ठी बांधी और अपने दिल में उठ रहे गुस्से और रिग्रेट को जबरदस्ती दबाते हुए अपने आप को जस्टिफाई करने लगी। उसने कहा, मेरे और उसके बीच की बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं और हमारा वो एक प्रॉमिस भी था, इसीलिए वो हमेशा से मेरे दिल की एक जिद बन गया था। उसने आगे कहा, मैं सच में तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहती थी। जिंगबे आते हुए रास्ते में मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैंने तो वेडिंग रिंग्स भी सिलेक्ट कर ली थी। जियांग फान, क्या तुम मुझ पर एक बार विश्वास नहीं कर सकते? मैंने जवाब दिया, जब उसने तुम्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया तब जाकर तुम्हें मेरे जैसे बैकअप प्लान की याद आई है ना? मैंने आगे कहा, कितनी अफसोस की बात है कि मेरी शादी हो चुकी है। बाइनिंग बिंग, तुम्हें जाकर शेन हाओयू को ही प्रपोज करना
करना चाहिए, हो सकता है वो मान जाए। मेरी आवाज में साफ साफ ताना था, जिसे सुनकर बाई निंगबिंग और भी ज्यादा तड़प उठ। वो एक कदम आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने कहा, मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। मैं बेवकूफ थी जो उसे पहले समझ नहीं पाई। उस दिन बर्थडे पार्टी के बाद मुझे समझ आया कि इन 7 सालों में मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती थी। पहले मुझे लगता था कि भले ही वो 2 नावों में पैर रख रही है, लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। लेकिन अब उसकी ये बातें सुनकर मुझे घिन आ रही थी। मैंने कहा, तुम्हें नफरत है कि शेन हाओयू ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तुम्हें नफरत है कि उसने तुम्हें एक बैकअप प्लान की तरह यूज किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब समझती हो? तुमने शेन हाओयू का 7 साल तक इंतजार किया। तुम्हारा ये सच्चा प्यार तो पूरी दुनिया देख सकती है। तुम तो अपने इस ड्रामे से खुद को ही इमोशनल कर रही हो। लेकिन जब तुम उससे नफरत कर रही तो क्या तुमने कभी सोचा कि तुम भी तो शेन हायू जैसी ही हो? उसने तुम्हें हाँ नहीं कहा, तुम्हें लटका कर रखा, और फिर तुमने भी वही मेरे साथ किया। तुमने मुझे लटका कर रखा। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। तो फिर मेरे सामने ये मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे अपनी गलती का एहसास है वाला ड्रामा क्यों कर रही हो? मेरी बातें सुनकर बाई निंगबिंग के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बिल्कुल पीली पड़ गई। मुझे उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं और ना ही मैं उससे और बहस करना चाहता था। मैं मुड़ा और वापस हॉल की तरफ चलने लगा। जब हम एक दूसरे के पास से गुजरे तो बाई निंगबिंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने मेरा हाथ पकड़ ली। मेरा पेशेंस अब खत्म हो चुका था। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हमारी इसी खींचातानी में ऊपर लगा एक पुराना शैंडलियर अचानक टूट गया और सीधा मेरे सिर के ऊपर गिरने लगा। खतरे के उस पल में बाई निंगबिंग ने बिना सोचे मुझे धक्का देकर किनारे कर दी। एक जोरदार आवाज आई और वो भारी भरकम लोहे का शैंडलियर सीधा उसके कंधे पर आ गिरा। धक्का लगने की वजह से मैं कुछ मीटर दूर जा गिरा और उसी वक्त लियू रुयान वहां आ पहुंचा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और मेरी नजर सीधा जमीन पर गिरी हुई बाई निंगबिंग पर पड़ी। वो दर्द के मारे सिकुड़ गई थी। उसने अपने बाएं हाथ से अपना दायां कंधा कसकर पकड़ा हुआ था और दर्द की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका। आवाज सुनकर वेटर्स भागे आए और बाई निंगबिंग की चोट देखने। लियू रुयान ने परेशानी से मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? जब उसे तसल्ली हो गई कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तब जाकर उसने चैन की सांस। वो मुझे सहारा देकर उस ड्रामे वाली जगह से दूर ले गए। हम दोनों को एक साथ हाथ पकड़कर जाता देख जमीन पर पड़ी बाई निंगबिंग ने अपने होंठ जोर से काट ली। वो कोई आवाज नहीं निकालना चाहती, लेकिन उसके गले से सिसकियां निकल रही। उसने पूरी तरह टूटकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिमाग में एक एक करके पुरानी यादें ताजा होने, जो सारी मेरी ही। जब उसके स्टमक में दर्द होता था तो मैं एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ता था। बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करता था और हमेशा उसकी सेहत की फिक्र करता था। जब वो दीवार से टकरा जाती थी और उसके हाथ पर चोट लग जाती तो मैं तुरंत उबला हुआ अंडा लाकर उसे सहलाता था। जब रात को उसे नींद नहीं आती तो मैं अपनी नींद रोककर उसके साथ सॉफ्ट म्यूजिक सुनता था और उसके लिए सूप बनाता था। पहले जब भी बात उसकी होती थी मैं हर छोटी चीज का ध्यान रखता था और आज जब उसने मेरी जान बचाने के लिए खुद को इतनी गहरी चोट लगा ली थी तब भी मैंने कोई रिएक्शन नहीं और मैं आराम से किसी और के साथ वहां से चला गया। इस पल में आकर आखिरकार बाई निंगबिंग को यकीन हो गया कि अब मैं वो इंसान नहीं रहा जिसे वो जानती थी। अब वो मेरी जिंदगी में अकेली नहीं थी और अब मैं उससे प्यार नहीं करता था। घर पहुंचने के बाद मेरा मन धीरे धीरे शांत हुआ। मैं सोफा पर लेटकर गर्म चाय पी रहा था, लेकिन जो कुछ अभी हुआ था उसे याद करके मेरा दिल अभी भी घबरा रहा था। मैं बस लियू रुयान से कुछ कहने ही वाला था कि मैंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि वो मेडिकल बॉक्स लेकर नीचे बैठी। मैंने पूछा, मुझे कोई चोट नहीं लगी, तुम ये मेडिकल बॉक्स क्यों लेकर आई हो? लियू रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मेरे एंकल की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी नजर का पीछा किया तो देखा कि मेरे एड़ी के पास कांच के टुकड़े से थोड़ी सी छील गई है। लियू रुयान ने रुई में थोड़ा सा अल्कोहल लिया और कहा, इसमें थोड़ा दर्द हो सकता है। इतनी छोटी सी चोट पर मैं नॉर्मली कभी ध्यान नहीं देता था, इसलिए लियू रुयान को इसके लिए इतना परेशान होते देख मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, ये छोटी सी चोट है, इस पर दवाई लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुम इतनी टेंशन मत लो। मैंने ये कह तो दिया, लेकिन जैसे ही अल्कोहल मेरी चोट पर लगा मैंने दर्द से एक गहरी सांस ली। क्लीन करने के बाद लियू रुयान ने चोट पर बैंडेड लगा दी। उसने कहा, मैं अभी किसी से वाटरप्रूफ बैंडेड मंगवाती हूँ। अगले 2 दिन जब तुम नहाओगे तो ध्यान रखना कि इसे लगाकर ही नहाना ताकि चोट में पानी ना जाए। बाहर जाना हो तो बस स्लीपर्स पहन लेना। मैं बचपन से ही घर छोड़कर अपनी आंट के साथ रहा। देश वापस आने के बाद 4 साल कॉलेज और 6 साल रिलेशनशिप में मैं हमेशा बाहर अकेला ही रहा था। ये पहली बार था जब किसी ने मेरी इतनी छोटी सी चोट के लिए इतनी परवाह की। मैं हैरान तो था, लेकिन माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने एक छोटा सा मजाक किया। मैंने कहा, इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा वो सामान आएगा तब तक तो मेरी चोट भी ठीक हो जाएगी। लियू रुयान ने अपनी आंखें ऊपर की, मुझे ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसा सीरियस एक्सप्रेशन था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, आज जो तुम्हें ये चोट लगी है ये मेरी गलती की वजह से है। मैं इस बात से मुकर नहीं सकती। चोट चाहे छोटी हो, दर्द तो होता है। मैं नहीं चाहती कि इतने बड़े हादसे के बाद तुम्हें जरा भी तकलीफ हो, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बोल रही हूं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने में कोई बुराई तो नहीं है ना। एक बार मेरी बात मान लो जियांग फैन। पता नहीं उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी या फिर उसकी आंखों में जो पछतावा था उसकी वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उसकी आंखों में सीधा नहीं देख पाया तो मैंने अपनी नजरें नीची कर ली और धीरे से हाँ में सिर हिला दी। लियू रुयान के मेडिकल बॉक्स लेके जाने के बाद मुझे टैंग यान का कॉल आया। उसने कहा, जियांग फैन, क्या तुम इतने पत्थर दिल हो?
निंगबिंग ने तुम्हारी जान बचाने के लिए इतनी गहरी चोट खाई है और तुम उसे देखने तक नहीं आए। उसकी इस फालतू की बात को सुनकर मैं नहीं चाहता था कि वो मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगे। मैंने हंसते हुए कहा, अगर वो मुझे बार बार पकड़कर तंग नहीं करती तो वो शैंडलियर मेरे सिर के ऊपर गिरता ही नहीं। उसकी चोट उसकी अपनी गलती का नतीजा। क्या तुम इसका इल्जाम भी मेरे सिर मढ़ रही हो? टैंग यान ने कहा, बात चाहे जो भी हो, लेकिन उसने जानलेवा मौके पर तुम्हें धक्का देकर बचाया ना। क्या तुम सच में अपने पुराने रिश्ते की जरा भी कदर नहीं करते? मुझे उसके इस बेशर्मी और बातों को घुमाने के टैलेंट पर सच में हैरानी हो। मेरा उसके साथ और बहस करने का कोई मन नहीं। अचानक मेरी नजर मेरे पैर पर लगे बैंडेड पर पड़ी तो मैंने एक झूठ बोल दिया। मैंने कहा, मैं सच में देखने आना चाहता था, लेकिन मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। फोन पर 10 सेकंड्स तक शांति रही। फिर उसने अपना गला साफ किया और उसकी टोन थोड़ी नर्म हो गई। उसने कहा, अगर तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यह एहसान तो चुकाना ही पड़े। एक काम करो, मैंने सुना है कि 1 महीने बाद युनदाओ प्रोजेक्ट का अप्रूवल डिनर है। तुम अपने सेक्रेटरी से कहकर कुछ इन्विटेशन कार्ड्स भिजवा दो, फिर हम हिसाब बराबर कर लेंगे। तो ये थी उनकी पूरी प्लानिंग। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और मैंने बस यूं ही हाँ कह दिया। कॉल कट करने के बाद मैंने अपनी आंट को कुछ मैसेजेस भेजे और इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स पूछी। फिर मैंने उनसे कहा कि वो कल मुझे कुछ इन्विटेशन कार्ड्स भिजवा दें। अगले कुछ दिनों तक मैं जहां भी जाता, लियू रुयान मेरे पीछे पीछे आती। शुरू में मैं उसे कहता था कि वो जाकर अपने काम करे, लेकिन हर बार वो मुझे मैरिज लीव का बहाना देकर चुप करा देती। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जब लियू रुयान मेरे साथ होती थी तो काम में चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, वो हमेशा मुझे सही एडवाइस देती। मुझे उसकी आदत होने लगी और हर वक्त साथ रहने की वजह से हम दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। आधी रात को जब मैं ओवर टाइम करता था तो लियू रुयान अपना लैपटॉप लेकर मेरे पास बैठ जाती और चुपचाप अपना काम करती रहती। कभी कभी जब उसे बाहर जाना होता था तो वो सबसे पहले मुझे बताकर जाती और जब भी हम फ्री होते थे तो वो मुझे डेट्स पर ले जाती और मुझे बहुत सी नई और मजेदार जगहें दिखाती थी। आधे महीने बाद स्प्रिंग फेस्टिवल के मौके पर जियांग और लियू फैमिली ने एक साथ मिलकर नया साल सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। दोनों फैमिलीज के दर्जनों लोग एक साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे और बातों बातों में सबका ध्यान हम दोनों न्यूली मैरिड कपल पर ही था। मेरी मॉम बहुत प्यार से अपने पास बैठे मुझे और लियू रुयान को देख रही थी। वो भावुक होते हुए बोली, जियांग का ये जिद्दी नेचर बिल्कुल उसकी आंट पर गया है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसे जिंगबे वापस आने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। वो बाहर अकेले ही स्ट्रगल करना चाहता था। मैं भी उसके आगे हार मान। रुयान, अगर वो कोई गलती करे तो प्लीज थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। इतने सारे लोगों के सामने अपनी मॉम को अपनी बुराई करते देख मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं बस अपने डिफेंस में कुछ कहने ही वाला था कि लियू रुयान ने एक छिला हुआ ऑरेंज मेरे हाथ में रख दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। जियांग जिद्दी कहाँ है? मुझे लगता है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है और उसके अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। फ्यूचर में अपनी आंट के साथ मिलकर वो जरूर जियांग फैमिली की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेगा। बल्कि मुझे तो उससे बहुत कुछ सीखना है ताकि मैं भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकूं। उसके इतना कहते ही लियू फैमिली के लोग भी मेरी तारीफ करने लगे। ये सुनकर मेरी मॉम इतनी खुश हुई कि उनकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। उनकी आवाज में बहुत प्यार था। उन्होंने कहा, जब तक तुम दोनों खुश हो हम बड़े भी खुश हैं, और अगर तुम हमें जल्दी से एक पोता दे दो तो हम और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। बाकी के बड़ों ने भी ये सुनकर हमें चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे मेरा चेहरा और कान शर्म से बिल्कुल लाल हो गए। लियू रुयान में मेरे चेहरे का ये रिएक्शन देखा तो उसने तुरंत कोई बहाना बनाया और मुझे खींचकर गार्डन में ले गई। सर्दियों की ठंडी हवा लगने के बाद मेरे चेहरे का रंग धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। लियू रुयान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने खुद ही टॉपिक चेंज कर दिया। उसने पूछा, कल जो डिनर पार्टी है क्या तुम भी वहां जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ जाऊंगा। बाई निंगबिंग का इन्विटेशन कार्ड मैंने ही भेजा था तो मुझे उस पर नजर रखनी होगी और देखना होगा कि आखिर वो क्या प्लान कर रही। उसने पूछा, क्या कोई एक्स्ट्रा इन्विटेशन कार्ड है? मुझे भी एक दे दो। ये सुनकर मैंने हैरानी से अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, ये प्रोजेक्ट तो ठीक है, लेकिन क्या तुम और तुम्हारी बड़ी बहन आजकल युआन चुअन के काम में बिजी नहीं हो? इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर तुम यहाँ डिटेल्स निकालने के बारे में सोच रही हो? वो जानती थी कि मैं मजाक कर रहा था तो उसने अपनी आंखें झपकाते हुए जवाब दिया। उसने कहा, ऑफ कोर्स मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस हॉलीडेज में करने को कुछ खास नहीं है तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ चलकर थोड़ा घूम लूंगी। मैं समझ गया और मैंने हाँ में सिर हिलाया। मुझे याद आया कि मेरे पास सिर्फ एक ही इन्विटेशन कार्ड बचा था तो मैं उसका हाथ पकड़कर नीचे अपनी आंट के पास गया। प्रोजेक्ट का डिनर जिंगबे के सबसे बड़े होटल में रखा गया था। शाम के 7 बजे प्रोजेक्ट हेड धीरे धीरे स्टेज पर आए और उन्होंने ऑफिशियली डिनर शुरू होने की अनाउंसमेंट की। जियांग फैमिली की कार ट्रैफिक की वजह से आधा घंटा लेट पहुंची। जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो जो लोग मौके का इंतजार कर रहे थे उन्होंने तुरंत मेरी आंट को घेर लिया। इतने सारे लोगों को देखकर मैं इस भीड़ में नहीं फंसना चाहता था। मैंने लियू रुयान का हाथ पकड़ा और चुपचाप भीड़ से बचकर अंदर चला गया। हम दोनों वैसे भी इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए थे तो हम बस आराम से हॉल में टहल रहे थे और अच्छा खाना और रेड वाइन एंजॉय कर रहे थे। सेकंड फ्लोर पर खड़ी बाई निंगबिंग के हाथ में शैंपेन का ग्लास था और वो रेलिंग के सहारे खड़ी थी। उसने मुझे एक ही नजर में देख लिया। मैं लियू रुयान के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। इस 1 महीने में उसने बहुत कुछ सोचा था और अब उसने मुझसे पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी। मैं जियांग फैमिली से था और मेरी शादी लियू रुयान से हुई थी। इन दोनों फैमिलीज में से कोई भी ऐसी नहीं थी जिससे पंगा लिया जा सके। इसलिए वो खुद को हमेशा समझाती रहती थी कि पुरानी बातों को भूल जाए और रियलिटी को एक्सेप्ट करे। लेकिन इतना सब सोचने के बाद भी हम दोनों को एक साथ इतना क्लोज देखकर उसके दिल में अभी भी गुस्सा और जलन थी और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके पास खड़े शेन हाओयू ने भी उसकी नजर का
का पीछा करते हुए मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वो शाहरुखे का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ जाने लगा और टैंग यान ने भी बाय निंगबिंग का हाथ पकड़ा और उसके पीछे चल पड़ी। चारों भीड़ को चीरते हुए मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा, मिस लियू, बहुत दिनों बाद मिले। सुना है आपकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। हैप्पी वेडिंग। ल्यूरियन ने कहा, थैंक यू। जैसे ही ये लफ्ज निकले माहौल फिर से अजीब हो गया। शाहरुखे को समझ नहीं आया कि आगे क्या बोले तो उसने शेन हाओयू को इशारा किया। शेन हाओयू तुरंत आगे आया और मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए बोला, जियांगफान भाई, मुझे याद हो, हम 2 महीने पहले मिले थे। मैंने कहा, मिस्टर शेन, बहुत दिनों बाद मिले। मेरी आवाज सुनकर बाय निंगबिंग ने अपना सिर ऊपर उठाया और ठीक उसी वक्त मैंने अपनी ठंडी नजरों से उसे देखा। उसने कहा, जियांगफिफ, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने सुना था कि उस दिन तुम्हें चोट लग गई थी। क्या अब तुम ठीक हो? मैंने कहा, तुम्हारी मेहरबानी से मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया। मेरी इस ताने भरी आवाज से बाय निंगबिंग का दिल दहल गया। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था और वो खुद को रोक नहीं पाई और एक्सप्लेन करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, ल्यूरियन ने उसे बीच में ही रोक दिया। ल्यूरियन ने कहा, मैं और जियांगफान यहाँ अपनी आंट के साथ डिनर अटेंड करने आए थे। मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ रुक्षे से मिलूंगी। तुम लोग इतनी दूर से उड़कर जिंगबे आए हो, क्या कोई काम था? ये सुनकर टैंग यान ने तुरंत शाहरुखे के हाथ पर कोहनी मारी, उसे इशारा करते हुए कि वो इस मौके का फायदा उठाए। शाहरुखे ने कहा, हमारी फैमिलीज भी युंदो प्रोजेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट रखती हैं, तो हमने सोचा कि आकर देख लें। सुना है कि जियांगफान की आंट इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज है। ल्यूरियन, क्या तुम हमारे पुराने रिश्ते की खातिर हमें उनसे मिलवा सकती हो? ल्यूरियन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने मेरी तरफ देखा जैसे वो मुझसे मेरी राय पूछ रही हो। आंखों ही आंखों में बात करने के बाद मैंने कहा, मैं और ल्यूरियन तुम्हारी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग देख ही रही हो कि मेरी आंट अभी बहुत बिजी है। मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि ये साफ साफ इनकार था। वो हमसे दुश्मनी भी नहीं मोल लेना चाहते थे, तो कुछ बातें करके वो वहां से चले गए। सिर्फ बाय निंगबिंग अपनी जगह पर खड़ी थी और मुझे एक टक देख रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही। मेरा उससे बात करने का कोई मन नहीं, तो मैंने ल्यूरियन का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। लेकिन वो किसी जिंदा लाश की तरह हम दोनों के पीछे पीछे चलने लगी, हॉल से लेकर 2nd फ्लोर तक और फिर गार्डन तक वो हमारे पीछे आई। जब ल्यूरियन ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने कहा, मिस बाई, आप कब से हमारा पीछा कर रही हैं? क्या आप मुझसे या मेरे हस्बैंड से कुछ कहना चाहती हैं? तब जाकर बाय निंगबिंग को होश आया कि उसकी ये हरकत बहुत अजीब थी। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसका ये बकवास बहाना सुनकर ल्यूरियन की एक हल्की सी हंसी निकल गई, लेकिन उसकी टोन एकदम ठंडी थी। उसने कहा, कभी कभी भूल जाना तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए मत भूल जाना। जियांगफान शायद अपने पुराने रिश्ते की कदर करता होगा, लेकिन मेरा और बाय फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे बीच तो कोई पुराना रिश्ता होने का सवाल ही नहीं उठता। उसकी बातों में छिपी हुई धमकी सुनकर बाय निंगबिंग का दिल सीधा जमीन पर आ गिरा। वो जानती थी कि ल्यू फैमिली की पावर को देखते हुए अगर ल्यूरियन ने बस एक लफ्ज भी कह दिया तो बाय फैमिली किसी भी दिन होशांग से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बाय निंगबिंग अपनी फैमिली को दांव पर लगाकर मुझे वापस पाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसे आखिरकार हार माननी पड़ी और वो चुपचाप वापस हॉल में चली गई। दूसरी तरफ आवाज आई, प्रेसिडेंट जियांग, आपका भतीजा और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर हमारे लिए नहीं तो कम से कम उसके लिए तो आप हमारे साथ एक ड्रिंक पी ही सकती हैं। बाय निंगबिंग को नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन ये आवाज सुनते ही वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ हुई। वो तुरंत भीड़ को चीरते हुए सेंटर हॉल में, वो बस इतना ही कहने वाली थी कि प्रेसिडेंट जियांग, आई एम सॉरी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उसने देखा कि मेरी आंट ने फोन उठाया और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। एक ही पल में पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बाकी गेस्ट्स उन चारों के पीले पड़े चेहरों को मजे लेते हुए देखने लगे। मेरी आंट ने कहा, आज युंदाओ प्रोजेक्ट का अप्रूवल डिनर है, ये कोई शॉर्टकट मारने की जगह नहीं है। आप सबके पास इन्विटेशन कार्ड्स हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इन चारों की तरह गलत रास्ते मत अपनाइए, वरना अगर आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया तो ये मत कहना कि मैंने आपकी बेइज्जती। जब दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स उन चारों को बाहर निकाल रहे थे, ठीक उसी वक्त मैं और ल्यूरियन वापस आए। हम दोनों कुछ देर गेट पर खड़े रहकर उन्हें जाते हुए देखते रहे, फिर एक दूसरे को देखा और हमारी आंखों में एक मजेदार हंसी थी। हॉल से होस्ट की आवाज आई, लग रहा था कि प्रोजेक्ट मीटिंग शुरू होने वाली है। जिन लोगों ने तमाशा किया था वो बाहर निकाले जा चुके थे और मेरा भी अब यहाँ रुकने का मन नहीं। मैंने ल्यूरियन का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो घर चलते हैं। ल्यूरियन हमेशा मेरी बात मानती थी। उसने मेरी आंट को एक मैसेज भेजा और कार स्टार्ट कर दी। पिछले कुछ दिनों से हम दोनों अपने पुराने घर में रह रहे थे। घर के सारे सर्वेंट्स भी फेस्टिवल मनाने घर गए हुए थे। पूरा घर खाली था। हम दोनों सोफा पर लेटकर एक मूवी देख रहे थे। आधी रात के करीब मुझे अचानक स्वीट डम्पलिंग्स खाने का मन हुआ। फेस्टिवल का दिन था और रात भी बहुत हो चुकी। आसपास की सारी शॉप्स और डिलीवरी सर्विसेज बंद थी। मैंने अपने फोन पर डिलीवरी नॉट अवेलेबल पढ़ा और एक गहरी सांस छोड़ी। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर ल्यूरियन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो उठी और किचन में गई। उसने कैबिनेट से ग्लूटेनस राइस फ्लावर का एक पैकेट निकाला। उसे ये करते देख मैं क्यूरियोसिटी के साथ उसके पास गया और मेरी आंखों में हैरानी थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें स्वीट डम्पलिंग्स बनाने आते हैं? मुझे राइस फ्लावर के साथ खेलता देख ल्यूरियन समझ गई कि मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, तो उसने 2 एप्रन्स निकाले और एक मुझे पहना दिया। उसने कहा, मुझे आते
नहीं है, लेकिन कोई ट्यूटोरियल देखकर सीख ले, आसान ही होगा। मुझे लगा कि वो बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और हम दोनों ने ट्यूटोरियल देखते हुए 1 घंटे से ज्यादा मेहनत की। तब जाकर हम मुश्किल से कुछ छोटे बड़े और अजीब अजीब शेप्स के डंपलिंग्स बना पाए। पानी उबलने के बाद मैं डंपलिंग्स पानी में डालने ही वाला था, लेकिन ल्यू रुयान डाल गई कि कहीं मुझे गर्म पानी की छींटे न लगे। उसने तुरंत मेरे हाथ से प्लेट ले ली और मुझे 2 बोल्स ला। घर में स्वीट वाइन नहीं थी, तो उसने थोड़े टेस्ट के लिए उसमें थोड़ी ब्राउन शुगर डाल। जब वो दोनों बोल्स लेकर बाहर आई तो रात के 12 बज। मैंने चम्मच से अपने बोल का सबसे बड़ा डंपलिंग उठाया और ल्यू रियान के सामने थोड़ा शो ऑफ करने लगा। मैंने कहा, सबसे बड़ा वाला मेरे पास है, लगता है इस साल मेरी किस्मत चमकने वाली। ल्यू रियान मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। मैंने एक बाइट ली। मेरे चेहरे की वो खुशी कुछ सेकंड्स के लिए जम गई और फिर से नॉर्मल हो। उसने पूछा, क्या ये टेस्ट में अच्छा नहीं है? मैंने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और पागलों की तरह हाँ में सिर हिलाने लगा। फिर मैंने चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया और उसे मनाते हुए कहा, ये बहुत टेस्टी है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? ल्यू रुयन ने बस एक नजर देखी और समझ गई कि मेरे हाथ का बनाया हुआ ये प्लम के साइज का डंपलिंग कच्चा था, लेकिन उसने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उसने अपना सिर झुकाया और आधा बचा हुआ डंपलिंग खा लिया। उसे उल्लू बनता देख मेरी हंसी बस छूटने ही वाली थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ मुंह पर रखा और पूछा, टेस्टी है ना? लेकिन उसके चेहरे पर एकदम सरप्राइज वाले एक्सप्रेशंस थे। उसने थम्स अप दिखाते हुए कहा, बहुत टेस्टी है, मीठा है, सॉफ्ट है और मुझे बिल्कुल ऐसा ही पसंद है। ये कहते हुए उसकी आंखें चमक रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रही है या झूठ, लेकिन मुझे अपने टेस्ट पर पूरा भरोसा था। मैंने तुरंत अपना चम्मच नीचे रखा, एक हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसका मुंह खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन ल्यू रुयन ने सीधे मुंह की चीज निगल ली। जब मैं इतनी मेहनत करके उसका मुंह खोलने में कामयाब हुआ तो मुझे अंदर कुछ नहीं दिखा। मेरे चेहरे पर तुरंत मायूसी छा गई। मैंने कहा, वो साफ साफ कच्चा था। तो मुझसे झूठ बोल रही हो ना? एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते और मस्ती करते हुए हम दोनों सोफा से नीचे रोल हो गए और सीधा कारपेट पर जा गिरे। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।